दोस्तों, कभी कभी इंसान जीतने के लिए नहीं लड़ता, वो लड़ता है बदला लेने के लिए। और अब शिवा सिंह उसी मोड़ पर खड़ा है जहां दिल में सिर्फ एक ही आग है, रिवेंज। अब ये खेल बिजनेस का नहीं रहा, ये पर्सनल हो चुका है। किसी ने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार किया है और अब शिवा किसी को छोड़ने वाला नहीं। अब वो रूल्स फॉलो नहीं करेगा, अब वो रूल्स बनाएगा। हर कदम पहले से ज्यादा खतरनाक होगा, हर मूव किसी की बर्बादी लिखेगा। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट, इस बार शिवा अकेला नहीं है, उसके साथ है उसका गुस्सा, उसका दर्द और उसका बदला। और जब ये तीनों एक साथ आते हैं तब सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है। अब सवाल ये नहीं है कि शिवा जीतेगा या हारेगा, सवाल ये है उसके सामने कौन बचेगा। तो कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको ऐसी स्टोरीज कैसी लगती हैं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही दमदार, दिलचस्प और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ, तो अभी स्टोरी बॉक्स एफएम को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाएगी। सुरेश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शिवा लखनऊ की बोली बोल सकता है। वह पल भर के लिए ठिठका, फिर चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए बोला, मेरे दोस्त, शायद यहाँ कोई गलतफहमी हुई है। सच में। शिवा नीचे झुका, उसने बबली को गोद में उठाया और शिखा की बाहों में सौंप दिया। तो फिर मुझे ये समझाओ कि कमीनी बच्ची कहने से तुम्हारा क्या मतलब था। सुरेश का चेहरा थोड़ा अजीब सा हो गया। तुम हो कौन, मैं तुम्हें सफाई क्यों दूं। पास ही खड़ी रूपा तुरंत अपने पति की तरफ झुकी और फुसफुसाई, ये लंगड़ी शिखा का छोटा भाई है, पहले पुलिस में था पर नौकरी से निकाल दिया गया। ये सुनकर सुरेश की जान में जान आई। उसने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो आप दरोगा शिवा हैं। माफ करना, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई भी सफाई देना जरूरी है। फिर उसने अपना सिर ठसक से ऊपर उठाया, जैसे शिवा उसकी बराबरी का ही ना हो। शिखा घबराहट में आगे आई, शिवा चलो यहाँ से, हमें कोई तमाशा नहीं करना। यह एक कारखाना था और हालांकि वह काम छोड़ने का मन बना चुकी थी, फिर भी वह जाते जाते कोई बुरा असर नहीं छोड़ना चाहती थी। शिवा ने अपनी बड़ी बहन की बात अनसुनी कर दी और मुस्कुराते हुए सुरेश से पूछा, और अगर मैं कहूं कि तुम्हें सफाई देनी ही पड़ेगी तो तुम्हें लगता है तुम मुझसे भिड़ सकते हो। सुरेश आग बबूला हो उठा। उसने सोचा भी नहीं था कि शिवा जैसा कल का लड़का इतना आसान फरामोश और अक्खर निकलेगा। तुम खुद को समझते क्या हो, तुम्हें अपनी भलाई बुराई की कोई समझ नहीं है। अगर यह बात न होती कि तुम्हारी बहन लंगड़ी है तो मैं तुम जैसों के मुंह भी नहीं लगता। सुरेश ने शिवा की नाक पर उंगली रखते हुए उसे गालियां दी। शालिनी, जो शिखा को जानती थी, उसने शिखा का हाथ पकड़ा और बोली, जल्दी अपने भाई को समझाओ, इस सेठ सुरेश से पंगा लेना ठीक नहीं है, इसकी सेठ ललवानी से जान पहचान है। शिखा और भी घबरा गई और अपने भाई का हाथ खींचते हुए बोली, चलो यहाँ से। शिवा ने सिर हिलाया, तुम जाओ, लेकिन पहले मुझे इस सुरेश बाबू को एक सोडा तो पिलाने दो। ये कहते हुए उसने मेज से फैंटा सोडे की एक बोतल उठाई और अपना हाथ हवा में उठा लिया। खटाक, सोडे की बोतल जोर से सुरेश के सिर पर जा लगी। सुरेश को एक तेज झटका लगा, उसका सिर दर्द से फटने लगा। उसने अपना सिर पकड़ लिया और गुस्से से आंखें फाड़कर बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। वहां खड़े सभी लोग सुन्न रह गए, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि शिवा अचानक ऐसा हमला कर देगा। सुरेश के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए शिवा ने अपने हाथ में मौजूद सोडे की साबुत बोतल को देखा और खुद से बुदबुदाया, इतनी पक्की बोतल, लगता है मुझे भी अपनी फैक्ट्री के लिए बनाने वाले बदलने पड़ेंगे। इतना कहने के बाद वह उछला और एक बार फिर सोडे की बोतल पूरी ताकत से सुरेश के सिर पर दे मारी। क्षण, बोतल चकनाचूर हो गई। सोडे का सुनहरा पानी सुरेश के सिर और चेहरे पर पूरी तरह से बिखर गया। शीशे के नुकीले टुकड़ों से सुरेश का सिर कट गया था और सोडे के पानी के साथ मिलकर खून उसकी खोपड़ी से नीचे बहने लगा, जिससे वह बेहद खौफनाक लग रहा था। मंच पर गा रही बेला शिवा के इस अचानक हमले से बुरी तरह डर गई और उसकी चीख निकल गई। उसका गाना बीच में ही रुक गया। ढोल और नगाड़े बजाने वाले भी इतने खौफदा हो गए कि वे पीछे खिसक गए और उन्होंने अपने सांस बजाने बंद कर दिए। शिखा की तो जैसे सांस ही रुक गई थी। शालिनी इतनी डर गई थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। रूपा और तीन छोटे व्यापारी अविश्वास से आंखें फाड़े शिवा को घूर रहे थे। शिवा ने न सिर्फ सुरेश को पीटा था, बल्कि उसे दो दो बार पीटा था। सभी की नजरों के सामने शिवा ने टूटी हुई बोतल की बची हुई गर्दन को फेंक दिया, अपने हाथ पोंछने के लिए अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और सुरेश की तरफ देखा, जो दर्द के मारे लगभग रोते हुए अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठा था। शिवा ने कहा, चलो मैं तुम्हें यहाँ की एक कहावत सिखाता हूँ, कमीने इंसान की यही सजा होती है। ये कहने के बाद उसने हाथ पोंछने वाला रुमाल कूड़ेदान में फेंक दिया। डॉट डॉट डॉट, क्या हुआ यहाँ? अचानक एक रोबदार आवाज गूंजी। अरे बाप रे, सेठ ललवानी आ गए। यहाँ हंगामा करने की जुर्रत, तुम्हारी मौत आई है क्या?
भीड़ अपने आप रास्ता देने के लिए किनारे हट गई और सेठ ललवानी जतिन के साथ वहां पहुंचे। करोड़ों रुपयों की संपत्ति के मालिक होने के नाते सेठ ललवानी के व्यक्तित्व में एक गजब का दबदबा था। उनके आसपास खड़े लोगों की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, जिससे वहां का माहौल बेहद भारी हो गया था। जब रूपा ने सेठ ललवानी को आते देखा तो उसे लगा जैसे कोई तिनके का सहारा मिल गया हो। वह भागकर उनके पास गई और बोली, सेठ ललवानी, आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। इस गुंडे ने मेरे पति को बहुत मारा है। देखिए, उनके सिर से खून बह रहा है। सेठ ललवानी के माथे पर सिलटें पड़ गईं, उन्हें साफ तौर पर सुरेश का खून से लथपथ सिर दिखाई दे रहा था। कितनी गहरी चोट आई है? सेठ ललवानी ने फिक्र जताते हुए पूछा। सुरेश ने लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश की। सेठ जी, मैं ठीक हूँ, बस बहुत खून बह गया है, इसलिए थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। सेठ ललवानी ने सहमति में सिर हिलाया, मुड़कर शिवा पर एक नज़र डाली और फिर बाकी लोगों से पूछा, आखिर यहाँ हुआ क्या था? रूपा सबसे पहले बोल पड़ी, ये सब इनकी गलती है। उस लंगड़ी शिखा और उसके छोटे भाई ने ही यह सारा बवाल खड़ा किया है। सुरेश ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, हाँ, ये वही छोटी बच्ची है जिसने मेरी पत्नी पर सोडा उछाला था। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की पर उसने मुझे ही पीट दिया। हाँ, और यह छोटा हरामी भी, ये भी उन्हीं के साथ का है। रूपा को उस मोटे लड़के से भी सख्त नफरत थी। उसने अचानक उसे बाहर खींचा और उसे डांटने लगी। उसे नीचे रखो, जतिन ने चिल्लाकर कहा। अरे, क्या हुआ? रूपा ने उलझन में पूछा। वो छोटे मालिक हैं, सेठ ललवानी के बेटे। रूपा हक्की बक्की रह गई। सुरेश अपना सिर पकड़े खड़ा था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सेठ ललवानी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आसपास के लोग और भी ज्यादा हैरान थे। क्या वो मोटा लड़का सेठ ललवानी का बेटा था? अगर वो मोटा लड़का हरामी है तो क्या इसका मतलब सेठ ललवानी? रूपा ने घबराकर तुरंत उस मोटे लड़के को छोड़ दिया। वो मोटा लड़का दौड़कर गया और सेठ ललवानी के पैरों से लिपट गया। पापा, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। उसने सुरेश और उसकी पत्नी की तरफ इशारा किया। सेठ जी, कृपया बुरा मत मानिए, मेरी पत्नी का वो मतलब नहीं था। सुरेश घबराहट के मारे लगभग रोने की हालत में था। हाँ, मेरी तो मति मारी गई थी, मेरी जुबान ही गंदी है। रूपा ने खुद को 2 थप्पड़ रसीद किए। सेठ ललवानी ने उन दोनों की तरफ देखा तक नहीं, बल्कि शिवा की ओर मुड़कर कहा, नौजवान, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी क्या वजह थी, पर तुम्हारा यहाँ किसी पर हाथ उठाना बिल्कुल गलत है। मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है। अब जो भी बात करनी हो पुलिस से ही करना। सेठ ललवानी की बात सुनकर वहां मौजूद लोगों ने दबी आवाज में उनकी वाहवाही की। सेठ ललवानी से यही उम्मीद थी, वे हमेशा लोगों और मामलों से बड़ी समझदारी से निपटते हैं। शिवा ने सेठ ललवानी की ओर देखा और बेहद शांति से कहा, तकलीफ उठाने के लिए शुक्रिया सेठ जी। फिर वह मंच की ओर मुड़ा और बोला, मुझे माफ़ करना दोस्तों, मैंने बीच में आपका खेल खराब कर दिया, पर अब सब ठीक है। नाच गाना चालू रहना चाहिए। इतना कहने के बाद उसने अपना बटुआ निकाला, उसमें से रुपयों की एक गड्डी निकाली और उसे मंच की ओर उछालते हुए कहा, यह मेरी तरफ से इनाम है। पूरे हॉल में हैरानी और अचरज की एक लहर दौड़ गई। शिवा के इस बेखौफ अंदाज ने पल भर में पूरे हॉल का जोश बढ़ा दिया। सेठ ललवानी ने त्योरियां चढ़ा लीं, आज तक किसी ने भी उनके सामने इतनी हेकड़ी दिखाने की जुर्रत नहीं की थी। तभी बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन बजने की आवाज़ आई। पुलिस आ गई। सेठ ललवानी ने मन ही मन एक कुटिल मुस्कान बिखेरी और शिवा की ओर देखते हुए सोचा, तुम चाहे कितने भी बड़े तुर्रम खां क्यों न हो, अब तो तुम्हें जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। सुरेश और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था और उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। आखिरकार पुलिस आ ही गई थी। अब वो जल्द ही इस नकारे को गिरफ्तार कर लेगी। शिखा की सहेलियां घबराहट में चिल्ला उठी, शिवा को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। हालांकि उनकी जान पहचान बहुत पुरानी नहीं थी, लेकिन शिवा देखने में बहुत ही खूबसूरत था और उसकी बातें इतनी मीठी थीं कि उसने पहले ही उन सबका दिल जीत लिया था। शिखा तो और भी बुरी तरह सहम गई। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। वह पहले भी पुलिस थाने के चक्कर काट चुकी थी और वह तजुर्बा बेहद खौफनाक रहा था। लेकिन जब शिखा ने सादी वर्दी वाले पुलिस वालों को आते देखा तो उसके चेहरे के भाव कुछ अजीब से हो गए। ... सादी वर्दी वाला एक दरोगा अपनी अकड़ में चलता हुआ 4-5 सिपाहियों के साथ अंदर दाखिल हुआ। यहाँ कौन तमाशा खड़ा कर रहा है? वह दरोगा अपनी कमर पर हाथ रखे खड़ा था। उसका एक हाथ उसकी कमीज को थोड़ा ऊपर उठाए हुए था, जिससे उसकी कमर में खोंसी हुई बंदूक साफ दिख रही थी। उसका रौब ऐसा था जैसे वह कोई बहुत बड़ी तोप हो। जतिन आगे बढ़ा, उसने दरोगा को नमस्ते किया और फिर उसके कान में कुछ फुसफुसाया। जतिन की बात सुनकर उस दरोगा के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसने बेहद आदर के साथ सेठ ललवानी की तरफ देखकर सिर हिलाया।
सेठ ललवानी दरोगा के इस बर्ताव से बहुत खुश हुए, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों से इशारा किया कि इस पागल शिवा को गिरफ्तार कर लिया जाए। उनके इलाके में आकर हंगामा करने की हिम्मत, लगता है यह अपनी जिंदगी से ऊब चुका था। दरोगा अकड़ता हुआ आगे बढ़ा, अपनी कमर से बंदूक निकाली, शिवा की तरफ तानी और फिर अचानक अपनी बंदूक सुरेश की तरफ घुमाते हुए बोला, गिरफ्तार कर लो इस कमीने को। हैं? सेठ ललवानी को गहरा धक्का लगा। जतिन और बाकी लोग भी सकते में आ गए। दरोगा जी, आपको पक्का यकीन है कि आपसे कोई भूल नहीं हो रही? दरोगा दीपक ने घमंड से एक कुटिल मुस्कान बिखेरी और जवाब दिया, कोई भूल नहीं। मैं, दरोगा दीपक, कभी कोई गलती नहीं करता। इसे गिरफ्तार करो। साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मुझ पर हमला हुआ है। आप गलत आदमी को पकड़ रहे हैं। दीपक ने बड़ी फुर्ती से अपनी बंदूक हवा में घुमाई और उसे सीधा सुरेश के सिर पर तानते हुए बोला, मुझे शक है कि तुम नशीली दवाइयों की तस्करी करते हो। अगर तुमने हाँ कहा तो मैं तुम्हें पुलिस थाने ले जाऊंगा, और अगर ना कहा तो मैं तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। सुरेश के तो जैसे होश ही उड़ गए। बहुत देर तक सुन न रहने के बाद उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, हाँ। बस, अब इसे पकड़ लो। दो सिपाहियों ने सुरेश को जमीन पर पटक दिया और उसकी पत्नी रूपा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दीपक पीछे मुड़ा, अपनी बंदूक वापस कमर में रखी और सेठ ललवानी से बोला, सेठ जी, काम हो गया। सेठ ललवानी अवाक रह गए। क्या ऐसा भी हो सकता है? सेठ ललवानी आखिरकार एक बड़े रुतबे और हैसियत वाले इंसान थे और वे अपनी तरफ से दीपक से यह सवाल कभी नहीं करने वाले थे कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन जतिन की बात अलग थी। वह आगे बढ़ा और सीधे तौर पर पूछ लिया, दरोगा जी, क्या आप ऐसा करके सच को झूठ नहीं बना रहे हैं? ये सुनकर सेठ ललवानी के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। जतिन उनकी पत्नी का छोटा भाई था, 30 साल का एक हट्टा कट्टा आदमी, लेकिन फिर भी वह इतना नासमझ था। ये कैसी दुनिया है, लोगों को सही और गलत का फर्क भी नहीं पता। उसने सच में एक पुलिस वाले से यह सवाल पूछ लिया। क्या वह कुछ और नहीं पूछ सकता था? और वही हुआ। दीपक ने हंसते हुए जतिन से कहा, जतिन बाबू, क्या ऐसा ही है? तुम्हारी किस आंख ने मुझे सच को झूठ बनाते हुए देखा? मैं एक मामला सुलझा रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, क्या मुझे तुम्हें अपनी सफाई देनी पड़ेगी? जतिन, अरे ये। दीपक उसके और करीब झुका और जतिन के कान में फुसफुसाया, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, पर मैं उसे फंसाकर तिल तिल कर मारने वाला हूँ, बोलो क्या कहते हो? जतिन गुस्से से उबल पड़ा, मैं तुम्हारे कोलाबा के दरोगा केशव को जानता हूँ। मैं। तुम क्या चाहते हो? मेरी शिकायत करना चाहते हो? जाओ कर दो मेरी शिकायत। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा नाम माथे पर निशाना लगाने वाला दरोगा है और मुझे लोग प्यार से पगला भोला भी कहते हैं। दीपक ने अपने अंगूठे से अपनी नाक खुजाते हुए कहा, जैसा कि मेरे नाम से ही पता चलता है पगला भोला, तो क्या मैं सच में पागल हूँ? तुम मेरी परवाह क्यों करोगे? पगला भोला के इस बेतुके और दबंग रवैये ने जतिन को आग बबूला कर दिया था, लेकिन वह कुछ भी करने को मजबूर था। सेठ ललवानी बोले, जतिन, पुलिस को इन लोगों को ले जाने दो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। पगला भोला ने हंसते हुए अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, चलो भाई। सेठ ललवानी, हमें दरवाजे तक विदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिवा की तरफ मुड़कर उसने कहा, इस नौजवान ने अभी अभी पुलिस की इस मुजरिम को पकड़ने में मदद की है। क्या हम अब इनका बयान दर्ज करने के लिए साथ चल सकते हैं? शिवा ने सिर हिलाया, बिल्कुल साथ चलेंगे। चलिए, आप आगे चलिए। दोनों भाई ऐसा नाटक कर रहे थे जैसे एक दूसरे के प्रति बहुत ही इज्जतदार हों। शिवा ने मुस्कुराकर अपनी बड़ी बहन शिखा की तरफ देखा और पूछा, तुम घर जा रही हो या यहीं रुककर तमाशा देखोगी? शिखा का अब कोई तमाशा देखने का मन नहीं था और वह बबली को गोद में उठाए जल्दी से उनके पीछे पीछे चल दी। बबली ने मुड़कर उस मोटे लड़के की तरफ देखा और उस मोटे लड़के ने उसे हाथ हिलाकर इशारा किया। बबली ने मुंह सिकोड़ा और उसे नज़रअंदाज करते हुए अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। मोटा लड़का मुंह फुलाकर खड़ा रहा, बहुत ही दुखी लग रहा था। हॉल में फिर से शांति छा गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। केवल जमीन पर सोडे की टूटी हुई बोतल और खून के धब्बे ही इस बात के गवाह थे कि अभी जो हुआ वह कितना रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ... हॉल के बाहर पगला भोला ने एक सिगरेट निकाली और शिवा को देते हुए बोला, शिवा भाई, क्या सच में इतना सब करना जरूरी था? उसने सुरेश और उसकी पत्नी की तरफ इशारा किया, जिन्हें धक्के मारकर गाड़ी में बिठाया जा रहा था। शिवा ने सिगरेट लेकर अपने होठों से लगा ली और पगला भोला ने खुद माचिस निकालकर रात के अंधेरे में शिवा की सिगरेट जलाई। सुरेश को जब गाड़ी में धकेला जा रहा था तो उसका दिल बैठ गया और चेहरा पीला पड़ गया। उसे अब पूरा यकीन हो चुका था कि पगला भोला और शिवा आपस में मिले हुए हैं। सेठ ललवानी के दरवाजे पर खड़े स्वागत करने वाले लोग भी ये देखकर हैरान रह गए कि जो सादी वर्दी वाला दरोगा कुछ देर पहले इतना रौब झाड़ रहा था, वह अब एक अनजान से नौजवान के लिए सिगरेट जला रहा है, और वह भी इतनी इज्जत के साथ।
उसने मेरी बहन और बबली के साथ बदतमीजी की, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी तो, बबली तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, और इस कमीने की तो जैसे किस्मत ही फूट गई। पगला भोला जानता था कि शिवा वैसे तो बहुत शांत इंसान है और शायद ही कभी इतना गुस्सा करता है, जब तक कि कोई उसकी बड़ी बहन शिखा और भांजी बबली के साथ पंगा न ले। फिर भी मैं तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूं कि तुमने ऐसा बहाना ढूंढ निकाला। कैसा बहाना? मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, सुरेश सच में तस्करी करता है। पगला भोला की आंखें बड़ी हो गईं। मैंने पहले भी कहा है कि मैं एक सच्चा और ईमानदार पुलिसवाला बनना चाहता हूं और कभी किसी बेगुनाह को सजा नहीं देना चाहता। ये कमीना न सिर्फ तस्करी करता है, बल्कि इस पर छोटी बच्चियों के साथ बुरा काम करने का भी शक है। मैं काफ़ी समय से इस पर नज़र रखे हुए हूँ। इस बार हैरान होने की बारी शिवा की थी। सच में, तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? पहले गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें और शिखा दीदी को घर छोड़ देता हूँ। वे गाड़ी में बैठ गए। शिवा ने कहा, इस सेठ ललवानी से पार पाना बहुत मुश्किल है, तुम्हें संभल कर रहना होगा। मैं जानता हूँ। कोलाबा का दरोगा, बड़ा सिर प्रकाश, कभी सेठ ललवानी का वफादार कुत्ता हुआ करता था। तुमने उसकी टांग तोड़ दी थी और फिर रणविजय भाई ने उसका तबादला बस्ती में कर दिया। अब जब केशव भाई ने कोलाबा की कमान संभाल ली है, तो क्या हुआ अगर सेठ ललवानी खतरनाक हैं? केशव भाई अब मेरे बॉस हैं। क्या उसे लगता है कि वह मुझे कच्चा चबा जाएगा? खैर जो भी हो, संभल कर रहना ही बेहतर है। शिवा ने फिर भी उसे चिताया, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि सेठ ललवानी किस मिट्टी का बना है। हॉल के अंदर एक खास कमरे में सेठ ललवानी ने अपने लिए एक गिलास विदेशी शराब डाली, सोफे पर बैठ गए और बिना एक शब्द कहे चेहरे पर उदासी लिए धीरे धीरे घूंट भरने लगे। मोटे लड़के ने मुंह फुलाकर उन्हें वह सब बता दिया जो कुछ भी हुआ था। सेठ ललवानी अपने बच्चों को कायदे कानून में रखने के मामले में हमेशा से बहुत सख्त रहे हैं। मोटा लड़का उनसे बहुत डरता था। दरअसल मोटे लड़के को आज रात घर पर रहकर अपनी पढ़ाई करनी थी, लेकिन उसने बहुत मिन्नतें की, तब जाकर सेठ ललवानी उसे यहाँ तमाशा दिखाने लाने के लिए राजी हुए थे। जाहिर है, इसमें जतिन की भी बहुत बड़ी भूमिका थी, जिसने ये पक्का किया था कि छोटा अज्जू यहाँ तमीज से रहेगा और कोई हंगामा खड़ा नहीं करेगा। लेकिन किसने सोचा था कि आखिर में फिर भी कोई तमाशा हो ही जाएगा। अहम जीजा जी, अज्जू का वह मतलब नहीं था। वह भी बच्चा है और उसे सही गलत की समझ नहीं है। कृपया इस बार उसे माफ़ कर दीजिए, जतिन ने मोटे लड़के अज्जू की तरफदारी करते हुए कहा। मोटे लड़के ने एहसानमंदी भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें लाल हो गई थीं, वह बस रोने ही वाला था। सेठ ललवानी ने एक गहरी सांस ली। उनकी शादी देर से हुई थी और 30 की उम्र पार करने के बाद उन्हें यह बेटा नसीब हुआ था। वे बाहर से सख्त ज़रूर दिखते थे, लेकिन असल में वे उस पर जान छिड़कते थे। सिर्फ इस बार के लिए छोड़ रहा हूँ। अगर तुमने फिर से यही गलती की तो तुम्हें 1 महीने के लिए कमरे में बंद कर दिया जाएगा। मोटा लड़का डर के मारे कांप उठा। कमरे में बंद रहना बहुत ही खौफनाक था। वह बाहर तो जा ही नहीं सकता था, ऊपर से उसे उन विदेशी गुरुओं से अंग्रेजी भी सीखनी पड़ती, और साथ ही तमाम अजीबोगरीब विदेशी तौर तरीके भी, जैसे छुरी कांटे से मांस कैसे खाते हैं और पानी पीते वक्त होठों से कैसी आवाज़ निकालनी है। ये सब उसके लिए बहुत पकाने वाला काम था। जी पापा, मैं आगे से पक्का आपकी बात मानूंगा। मोटे लड़के ने अपना सिर झुका लिया, अपने नाखून खुरचते हुए धीमी आवाज में बोला। जाओ यहाँ से। मोटा लड़का ऐसे मुड़ा जैसे उसे कोई बड़ी सज़ा से आज़ादी मिल गई हो और झट से वहाँ से खिसक लिया। बाहर नौकर उसका इंतजार कर रहे थे। बाहर निकलते ही मोटे लड़के ने दरवाजे का सहारा लिया, एक लंबी सांस छोड़ी, अपने नन्हे हाथों से अपनी छाती थपथपाई और फिर एक नौकर से बोला, रामू काका, मुझे अब कोई तमाशा नहीं देखना। क्या आप मुझे घर ले जा सकते हैं? जी छोटे मालिक। रामू काका जानते थे कि इस छोटे मालिक को हमेशा मौज मस्ती करना पसंद था, इसलिए उसका इतनी जल्दी घर वापस जाने की बात करना थोड़ा अजीब था। मोटा लड़का नौकरों के पीछे पीछे घर जाने के लिए गाड़ी की तरफ चल दिया, लेकिन मन ही मन वह सोच रहा था, बबली पक्का नाराज होगी। आखिरकार मैं एक बड़ा लड़का हूँ और उसने मेरी वजह से डांट खाए। ऐसे में कोई भी नाराज हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ? अगली बार जब मैं उससे मिलूंगा तो मुझे उसे थोड़ा मनाना पड़ेगा और खेलने के लिए अपना सबसे प्यारा खिलौना दूंगा। मुझे नहीं पता कि उसे मीठा पसंद है या नहीं, इसलिए मैंने उसे कुछ विदेशी टॉफ़ी भी दे दी थी। लेकिन अगर वह फिर भी मान ना मानी तो? मोटे लड़के ने अपने हाथ बांधे और अपनी ठुड्डी खुजाई। फिर तो मुझे अपना अचूक हथियार आजमाना पड़ेगा, कुत्ते की तरह भौंकना। जब मेरी माँ नाराज़ होती थी तो पापा भी उन्हें ऐसे ही मनाते थे। पापा बाहर चाहे जो भी गलती करें, बस घर आकर अपने कान पकड़कर माँ के सामने कुत्ते की तरह भौंक दे तो माँ एकदम खुश हो जाती थी। हाँ, माँ एक औरत है और बबली भी तो एक लड़की है। अगर माँ को ये पसंद है तो पक्का बबली को भी ये तरीका पसंद आएगा। मोटे लड़के ने चैन की सांस ली, जैसे उसे जीत की कोई जादुई चाबी मिल गई हो।
जीजा जी, सुरेश आखिर हमारा व्यापारिक साझेदार है। अगर यह बात बाहर फैल गई कि उसे इस तरह गिरफ्तार किया गया है तो हमारी साख खराब होगी। उस मोटे लड़के के जाने के बाद जतिन ने सेठ ललवानी से व्यापार की गंभीर बातें शुरू कर दीं। सेठ ललवानी ने विदेशी शराब का गिलास उठाया और एक घूंट लिया। पहले उन्हें इस तरह की अंग्रेजी शराब पीना पसंद नहीं था, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि बात पसंद या नापसंद की नहीं है, बल्कि वह इसके पीछे के रुतबे को नज़रअंदाज कर रहे थे। आप चाहे कितने भी अमीर क्यों न हो, सस्ती जड़ी बूटी वाली देसी शराब पीना यही दिखाता है कि आप छोटे दर्जे के हैं। इसके विपरीत, अगर आप महंगी विदेशी शराब पीना जानते हैं तो आप असली ऊंचे समाज का हिस्सा बन सकते हैं और एक बड़े रुतबे वाले इंसान कहला सकते हैं। जो लोग देसी शराब पीते हैं वे अंग्रेजी शराब पीने का असली मतलब कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भले ही यह शराब उनके स्वाद के अनुकूल न हो, फिर भी वे इसे पेंगे। क्या हमें कोलाबा पुलिस थाने में कोई सिफारिश लगानी चाहिए? कम से कम थोड़ा समर्थन तो दिखाना ही चाहिए, जतिन ने पूछा। उसकी चिंता मत करो, हमें पुलिस पर भरोसा रखना चाहिए। सेठ ललवानी की इस अचानक कही बात ने जतिन को चौंका दिया। जतिन को जल्द ही समझ आ गया कि सुरेश का प्लास्टिक फूल फैक्ट्री के साथ केवल एक छोटा सा सहयोग था और वह थोड़ा लालची भी था। सेठ ललवानी काफ़ी समय से उसकी जगह किसी और को लाना चाहते थे और अब मौका मिल गया था। इसके अलावा सुरेश की पत्नी रूपा ने पहले इतने सारे लोगों के सामने उस मोटे लड़के को छोटा कमीना कह दिया था, जिसने असल में सेठ ललवानी की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। सेठ ललवानी बाहर से भले ही शांत दिखते हों, लेकिन ये सब बस दिखावा था। केवल जतिन ही जानता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और वह दूसरी लड़की जिसका नाम शिखा है, क्या तुमने उसके छोटे भाई के बारे में कुछ पता लगाया? सेठ ललवानी ने शांति से पूछा। मैंने किसी को पता लगाने भेजा था। जीजा जी, आपका मतलब क्या है? मेरा क्या मतलब हो सकता है? मैं तो बस आज की युवा पीढ़ी को लेकर चिंतित हूँ। जिन जवानों को जल्दी गुस्सा आता है वे अक्सर नुकसान उठाते हैं और गलतियाँ करते हैं। चूंकि शिखा हमारी फैक्ट्री में काम करती है, वह हमारे लिए परिवार जैसी है। अब जब उसका छोटा भाई मुसीबत में फंस गया है तो जाहिर है हमें उसे सबक सिखाने में मदद करनी चाहिए। जतिन को यकीन हो गया, उसके जीजाजी सच में बहुत समझदार थे। तभी खट खट खट, किसी ने दरवाजा खटखटाया। एक खबर है। जतिन उठा, दरवाजा खोला, बाहर खड़े व्यक्ति से कुछ बातें की और फिर एक अजीब सा चेहरा लेकर अंदर आया। जतिन बिना कुछ कहे सीधे सोफे पर धम्म से बैठ गया। उसने विदेशी शराब की बोतल उठाई और अपने लिए एक गिलास भर लिया। सेठ ललवानी को जतिन की यह बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? जतिन ने शराब का एक बड़ा घूंट लिया, जिससे उसे कुछ बार खांसी आ गई। जीजा जी, हमें पता चल गया है। वह लड़का दीपक उसी छोकरे के साथ मिला हुआ है। मुझे पता था कि उनके बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है, सेठ ललवानी ने लापरवाही से कहा। वे पहले बस्ती में रहते थे और मैंने सुना है कि वे ऐसे भाई हैं जिन्होंने हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया है। सुख दुख के साथ ही इस दुनिया में केवल पैसा ही सबसे सगा होता है। भाई तो बस बिकने के लिए होते हैं। मैंने ये भी सुना है कि कोलाबा के दरोगा केशव और उस लड़के के बीच अच्छे संबंध हैं और मुख्य दरोगा रणविजय ने तो लगभग उसे अपना मुन्हा बोला भाई ही बना लिया है। सेठ ललवानी का संयम टूट गया, उनके चेहरे के भाव बदल गए। आखिर ये लड़का है कौन? वह शिवा है। शिवा नाम सेठ ललवानी के कानों में बिजली की तरह गूंजा, जिससे वह सुन्न रह गए। शिवा, वही जो बस्ती से है, मिथक कंपनी का मालिक। जतिन ने सिर हिलाया। सेठ ललवानी खड़े हो गए और अपनी जगह पर 2 कदम चले। वह असल में हमारी फैक्ट्री की एक लड़की का छोटा भाई है। फिर सेठ ललवानी हंस पड़े, नीचे झुककर अपनी शराब का गिलास उठाया, खुशी से एक बड़ा घूंट लिया और अपने दोनों हाथ मलते हुए बोले, ये भी अच्छा है। जब देवराज दास उसे हराकर बर्बाद कर देगा तब हम उसकी बस्ती वाली फैक्ट्री पर कब्जा कर लेंगे और अपनी पानी की कंपनी को बढ़ाएंगे। सेठ ललवानी के लिए 50 लाख की संपत्ति वाला शिवा 5 करोड़ की संपत्ति वाले देवराज दास के सामने कुछ भी नहीं था। उनका मौका आ गया था। सामने वाले की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे खत्म कर दो। जीजा जी। हाँ, सेठ ललवानी ने जतिन की तरफ मुड़कर देखा। जतिन का चेहरा अजीब सा लग रहा था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन हिचकिचा रहा हो। क्या तुम्हें कुछ और भी कहना है? मुझे एक और खबर मिली है। क्या खबर? देवराज दास दिवालिया हो गया है। क्षण, सेठ ललवानी के हाथ से शराब का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया और चकनाचूर हो गया। डॉट डॉट डॉट, पटाखों की गूंज। उस समय की मुंबई में अभी भी बहुत सी पारंपरिक संस्कृति बची हुई थी, खास तौर पर नए साल के मौके पर, जब लगभग हर घर में पटाखे फोड़े जाते थे। पिछले साल मध्य मुंबई में हुए दंगों के कारण ब्रिटिश सरकार ने पूरे मुंबई में आतिशबाजी और पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिन व्यापारियों को अपने व्यापार के उद्घाटन के लिए इनकी जरूरत होती थी, उन्हें ये सब गोवा से मंगवाने पड़ते थे।
अब जब नया साल शुरू हो गया था तो ब्रिटिश सरकार ने इस खत्म होने वाले प्रतिबंध को नज़रअंदाज कर दिया था, इसलिए पटाखे खरीदने और बेचने वाले कई लोग फिर से सक्रिय हो गए थे। पटाखों की आवाज़ें बीते हुए साल को विदाई दे रही थीं। पूरी मुंबई नए साल की खुशनुमा लहर में डूबी हुई थी। दास ग्रुप भवन अध्यक्ष के कार्यालय में मातम सा सन्नाटा पसरा था। देवराज दास अपनी कुर्सी पर बेसुध सा पड़ा था, वह निराश और स्थिर था, उसकी आंखों की चमक खो चुकी थी। देविका दास कार्यालय में इधर उधर बेचैनी से टहल रही थी। बड़े भैया, कुछ सोचिए, क्या हमारी कंपनी सच में दिवालिया होने वाली है? देवराज दास की आंखों में धीरे धीरे थोड़ी चेतना लौटी और उसने अपनी बहन की तरफ देखा। कंपनी दिवालिया होगी या नहीं, ये बात आज पूरी मुंबई को पता चल जाएगी। अब ये सवाल पूछने का क्या मतलब है? लेकिन क्या हम सच में इस तरह हार मानने वाले हैं? आकाश अंबानी ने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया है। सेठ ललित और देवांग चड्ढा, वे दोनों खूंखार शेर, अभी भी हमें नोच रहे हैं और छोड़ने को तैयार नहीं हैं। और वह निकम्मा शिवा भी अब हवा में उड़ रहा है और लालची नज़रों से हमें देख रहा है। तुम ही बताओ, हमें क्या करना चाहिए? देविका दास अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि उसने क्लर्क सुशांत को घबराहट में अंदर आते हुए सुना, मालकिन, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। उस बेवकूफ़ क्लर्क सुशांत को अंदर घुसते देख देविका दास का खून खौल उठा। उसने सीधा उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिससे वह गोल घूम गया। किसी तरह खुद को संभालते हुए उसने अपना गाल पकड़ा और रुआं से स्वर में बोला, मालकिन, आपने मुझे क्यों मारा? क्यों? तुम्हें वक्त का कोई अंदाजा है? तुम यहाँ आकर तमाशा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? वो आपने जिस बड़ी अभिनेत्री यामिनी कपूर को रखा था, वह आपके दिए हुए सारे तोहफे, कपड़े, बैग, सोने चांदी के गहने, हीरे की अंगूठियां और बाकी सब कुछ लेकर भाग गई है। मैंने सब जगह देखा, उसने आपके लिए एक सुई तक नहीं छोड़ी। क्या? देविका दास आग बबूला हो गई। हमारा दास परिवार अभी तक पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है और उसने अभी से मुझे धोखा दे दिया। वह चुड़ैल, मैं कितनी अंधी थी जो उसके जाल में फंस गई। देविका, ये कौन सा समय है? तुम अभी भी इन फालतू चीज़ों के बारे में क्यों सोच रही हो? देवराज दास उसे डांटे बिना नहीं रह सका। देविका दास ने आखिरकार अपना गुस्सा दबाया और अपने बड़े भाई देवराज दास की तरफ देखकर बोली, तो फिर आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है जिसमें हमने अपने ग्रुप के दिवालिया होने की बात मान ली है। दृश्य स्टूडियो और फार ईस्ट हमारी 5 प्रमुख संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लेंगे, शेयर, होटल, निर्माण कार्य और अचल संपत्ति। जहां तक एवरलास्टिंग फूड्स का सवाल है, वह शिवा को दे दी जाएगी। उसे दे दी जाएगी, लेकिन क्यों? क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? देवराज दास अपनी जगह से उठा और बोला, थोड़ी सी जल्दबाजी हमारी पूरी योजना पर पानी फेर सकती है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही मंत्र है, धैर्य। देवराज दास की आंखों में फिर से एक तेज चमक आ गई। अगर हम ऐसा करते हैं तभी हम उनके साथ सौदा कर पाएंगे। शर्त यह है कि मैं दास ग्रुप का मानद अध्यक्ष बना रहूंगा और तुम एवरलास्टिंग कंपनी की महाप्रबंधक बनी रहोगी। भले ही हमारी कंपनी अब हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अभी भी इसे अंदर से चला सकते हैं। इस तरह हमारे पास वह सब कुछ वापस पाने के कई मौके होंगे जो असल में हमारा है। देवराज दास ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी आंखें खून की तरह लाल हो रही थीं। देविका दास ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन अंत में चुप ही रही। सलाहकार सुशांत बीच में बोले बिना नहीं रह सका। उसने देविका दास से कहा, मालकिन, बिना जोखिम उठाए कुछ हासिल नहीं होता। आपको अभी के लिए ये कड़वा घूंट पीना ही होगा। देविका दास ने उसे घूर कर देखा और चिल्लाई, दफा हो जाओ यहाँ से। दास ग्रुप तबाह हो गया है और उसने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। दास परिवार के 5 मुख्य व्यापारों को दृश्य स्टूडियो और फार ईस्ट खरीद लेंगे। दास ग्रुप के अध्यक्ष देवराज दास ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। दास ग्रुप का भविष्य अब क्या होगा? किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि नए साल के पहले ही दिन मुंबई के व्यापारिक जगत से ऐसी धमाकेदार खबर सामने आएगी। कुछ ही समय में पूरी मुंबई में हर गली नुक्कड़ से लेकर चाय की दुकानों और शराबखानों तक हर जगह बस इसी बात की चर्चा हो रही थी। सेठ ललित ने देवांग चड्ढा को एक चाय घर में चाय पीने के लिए बुलाया। दोनों ने बिना कोई शब्द कहे अपने अपने चाय के प्याले उठाए और एक दूसरे से टकराए। दास ग्रुप पहले ही अपने 5 मुख्य व्यापारों का बंटवारा कर चुका था। सेठ ललित की दिलचस्पी निर्माण और अचल संपत्ति में थी। देवांग चड्ढा की नज़र शेयर बाजार और होटलों पर थी। बचा हुआ डिपार्टमेंटल स्टोर दोनों के बीच आधा आधा बांटा जाना था। तुम शिवा के बारे में क्या सोचते हो? चाय पीते हुए सेठ ललित ने देवांग चड्ढा से पूछा। काफी देर तक सोचने के बाद देवांग चड्ढा के मुंह से निकला, मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूं। सेठ ललित ने चाय का एक घूंट लिया और अपना प्याला नीचे रख दिया। वह लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह खूंखार है। इस बार उसने खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करके देवराज दास को अपने जाल में फंसा लिया। शायद तुम और मैं भी ऐसा तरीका अपनाने की हिम्मत नहीं कर पाते। देवांग चड्ढा ने सहमति में सिर हिलाया।
इसीलिए तो मैं उसे समझ नहीं पा रहा। ऐसा इंसान या तो कोई शैतान होता है या भगवान, जो हर चीज़ का हिसाब लगा सकता है और भविष्य देख सकता है, या फिर उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, बिल्कुल किसी जुआरी की तरह। सेठ ललित बोले, चाहे वह शैतान हो या जुआरी, तुम्हें क्या लगता है अब वह आगे क्या करेगा? और क्या करेगा? नया साल मनाएगा। आपको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। मुझे मेरा शगुन दीजिए। धन्यवाद मालिक, मैं कामना करता हूं कि आप खूब तरक्की करें और अमीर बनें। नालासोपारा की फैक्ट्री के बाहर महिला और पुरुष कर्मचारी शगुन के लिफाफे लेने के लिए कतार में खड़े थे। ये वे सभी कर्मचारी थे जो नए साल के पहले दिन भी फैक्ट्री में ओवरटाइम कर रहे थे। शिवा खुद उन्हें शगुन के लिफाफे देने के लिए आया था। जैसा कि शिवा ने वादा किया था, अगर वे नए साल के दौरान ओवरटाइम करते हैं तो उन्हें एक दिन के काम के लिए 3 दिन के बराबर वेतन मिलेगा। इसके अलावा उन्हें सबसे बड़े शगुन के लिफाफे मिलेंगे, जिनमें कुल 50 रुपये होंगे। उन दिनों एक आम कर्मचारी का महीने का वेतन केवल 300 रुपये होता था। 50 रुपये उनके लिए लगभग 5 दिन की दिहाड़ी के बराबर थे। अगर वे समझदारी से खर्च करें तो इन कर्मचारियों के लिए ये रकम पूरे नए साल के त्योहार का खर्च उठाने के लिए काफ़ी थी। दरअसल शिवा ने सुबह सुबह ही कर्मचारियों को शगुन बांटना शुरू कर दिया था। सबसे पहले गोल्डन हार्वेस्ट फिल्म कंपनी की बारी आई, जिसका काम निपटाना आसान था क्योंकि वह उसके घर के ठीक नीचे थी। शिवा ने जतिन वर्मा, हरीश बाबू, चिराग और अन्य लोगों को लगभग 10 लिफाफे दिए। हालांकि ये लिफाफे आम कर्मचारियों को दिए गए लिफाफों से बड़े थे, जिसमें हर एक व्यक्ति को 600 रुपये मिले, जो अच्छी किस्मत का प्रतीक था और यह कामना थी कि नए साल के बाद गोल्डन हार्वेस्ट फिल्म कंपनी खूब फले फूले। फिर शिवा सीधे बस्ती की ओर निकल पड़ा ताकि उन मजदूरों को शगुन दे सके जो निर्माण स्थल पर लगातार काम कर रहे थे और जिन्होंने नए साल पर भी काम नहीं रोका था। चूंकि इन मजदूरों को बाहर से काम पर रखा गया था, इसलिए शिवा ने हर किसी को केवल 10 रुपये दिए। फिर भी मजदूर खुशी से झूम उठे और कहने लगे कि शिवा उनकी निर्माण कंपनी के मालिक से कहीं ज़्यादा दयालु है। जब से उन्होंने यहाँ काम करना शुरू किया था, कंपनी द्वारा भेजे गए इंजीनियरों को छोड़कर उनका अपना मालिक कभी उन्हें देखने तक नहीं आया था। नए साल पर शगुन देना तो दूर की बात है। बस्ती का काम खत्म करने के बाद शिवा गाड़ी चलाकर टोकवा वन सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री पहुंचा ताकि वह बॉस विकास और बाकी लोगों को शगुन दे सके। बॉस विकास और प्रबंधन के अन्य सदस्यों को 300 रुपये मिले, जबकि सॉफ्ट ड्रिंक कर्मचारियों को 50 रुपये दिए गए। शिवा को नालासोपारा इंस्टेंट नूडल फैक्ट्री पहुंचने में 3 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया और दोपहर होने वाली थी जब उसने वहां के लोगों को शगुन के लिफाफे बांटे। इस सारी भागदौड़ के बाद शिवा ने तय किया कि वह अगले साल भी शगुन के लिफाफे जरूर बांटेगा, लेकिन अब खुद जाकर यह काम नहीं करेगा क्योंकि यह बहुत थका देने वाला था। जब समय आएगा तो मैं यह अहम जिम्मेदारी रवि, पल्लवी, बॉस विकास, जतिन वर्मा और बाकी लोगों को सौंप दूंगा और खुद आराम से तमाशा देखूंगा। दोपहर के भोजन के बाद जब समय देखा तो लगभग 2 बज रहे थे। फिर शिवा जल्दी से मिथक कंपनी पहुंचा और एक बैठक बुलाई। आज की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। मुंबई के जाने माने दास ग्रुप ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है और उसकी 5 प्रमुख संपत्तियों, जिनमें होटल, शेयर, निर्माण कार्य और अचल संपत्ति शामिल हैं, को सेठ ललित और देवांग चड्ढा की कंपनियां खरीद लेंगी। जहां तक दास ग्रुप की खाद्य कंपनी एवरलास्टिंग का सवाल है, उसने मिथक कंपनी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। एवरलास्टिंग अब दिवालिया हो चुकी थी और उसके पास पैसों की भारी कमी थी। जो भी उसे खरीदेगा उसका बर्बाद होना तय था, लेकिन शिवा के लिए यह एक बहुत कीमती चीज़ थी क्योंकि यह उसी के व्यापार से जुड़ी थी। एक बार जब शिवा एवरलास्टिंग को खरीद लेगा तो वह इसे अपनी सोडा और इंस्टेंट नूडल बनाने की दूसरी फैक्ट्री में बदल सकता है। उसके पास बाजार और बिक्री दोनों हैं, साथ ही एवरलास्टिंग की पहले से बनी हुई नींव भी है, इसलिए वह एवरलास्टिंग में फिर से जान फूंक सकता है और उसके पुराने बाजार पर भी कब्जा कर सकता है। हालांकि शिवा जानता था कि देवराज दास से निपटना इतना आसान नहीं था। भले ही दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया था, लेकिन उसे दोनों पक्षों की शर्तों पर भी विचार करना था। देवराज दास की शर्तें थोड़ी ज़्यादा थीं। वह यहाँ तक चाहता था कि उसकी बहन देविका दास एवरलास्टिंग का काम संभालती रहे। सिर्फ ये देखकर शिवा तो दूर की बात है, रवि, पल्लवी और बाकी लोगों को भी लगा कि देवराज दास का दिमाग खराब हो गया है और वह पागल हो गया है। जाहिर है, किसी कंपनी को खरीदने के बाद उसमें बड़े बदलाव करने पड़ते हैं। नया राजा अपने साथ नया दरबार लेकर आता है। दास परिवार अभी भी एवरलास्टिंग पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता था। शिवा ने देवराज दास की इस शर्त पर तुरंत कोई फैसला नहीं लिया। अभी नया साल चल रहा था। लोगों का मानना था कि शांति से ही सुख समृद्धि आती है। इसलिए शिवा इस मामले को फिलहाल के लिए टालना चाहता था और नए साल के बाद इसे निपटाना चाहता था। सीधे शब्दों में कहें तो शिवा देवराज दास का इम्तिहान लेना चाहता था और ये देखना चाहता था कि वह किस हद तक झुक सकता है। देवराज दास को भी कोई जल्दी नहीं थी।
उसी तरह देवराज दास भी नए साल की छुट्टियों का इस्तेमाल शिवा को परखने के लिए करना चाहता था और देखना चाहता था कि अंत में शिवा कौन सा पत्ता फेंकता है। इस तरह भले ही दोनों के बीच ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बिना कुछ कहे एवरलास्टिंग को खरीदने के मामले को कुछ समय के लिए किनारे रख दिया। अब सारी बात इस पर टिकी थी कि आखिर में किसका सब्र टूटता है और कौन जल्दबाजी करता है। कंपनी के मामलों पर चर्चा करने के बाद, चूंकि यह नए साल का पहला दिन था, इसलिए कहने के लिए और कुछ खास नहीं बचा था। शिवा ने बस सबको नए साल की शुभकामनाएं दी और फिर सबको छुट्टी दे दी। छुट्टी की बात सुनकर हर कोई खुश था, सिवाय सुहानी के, जो बहुत उदास लग रही थी। वह एक वाटर नोमैड लड़की थी। वाटर नोमैड समुदाय के लोग अपनी पूरी जिंदगी समुद्र में बिताते हैं और उनके लिए नया साल मनाने का कोई मतलब नहीं होता। सबके जाने के बाद शिवा ने सुहानी को रोक लिया और उससे पूछा कि वह उदास क्यों है। सुहानी ने पहले ना में सिर हिलाया और फिर उसे अपने मन की बात बता दी। शिवा ने मुस्कुराकर कहा, नया साल है, हमें खुश होना चाहिए। ऐसा करते हैं, हम कुछ सामान खरीदते हैं और मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलता हूँ। क्या तुम मुझे घर ले जाओगे? हाँ। क्या तुम्हें अपनी माँ और अपने छोटे भाई की याद नहीं आ रही? मुझे उनकी बहुत याद आती है, सुहानी ने बेचैनी से कहा। मुझे सोमू चाचा, सागर चाचा और उर्मिला चाची की भी बहुत याद आ रही है। तो फिर चलो, वापस चलते हैं और मिलकर नया साल मनाते हैं। हाँ, सुहानी ने खुशी से सिर हिला दिया। उस दोपहर शिवा सुहानी को मुंबई के सबसे मशहूर लक्ष्मी भंडार ले गया ताकि वो एक तोहफा चुन सके। सुहानी को इन सब चीज़ों की कोई समझ नहीं थी। उसने जूतों की तरफ देखा तो उसे वो भी अच्छे लगे, फिर कपड़ों की तरफ देखा तो वो भी पसंद आए, और जब उसकी नज़र इत्र पर पड़ी तो वो उसे और भी शानदार लगा। जब भी शिवा उससे कुछ पूछता, उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता, ठीक है। अंत में शिवा ने उससे किसी भी तरह की सलाह की उम्मीद छोड़ दी। उसने सीधा खुद ही उसके लिए कुछ चीज़ें चुन लीं, जिनमें सुहानी की माँ के लिए कपड़े, उसके छोटे भाई के लिए कपड़े, जूते और कुछ खिलौने शामिल थे। जहाँ तक सुहानी की बात थी, शिवा ने उसे एक नया जोड़ा दिया, एक बहुत ही फैशनेबल कॉलर वाला स्वेटर, साथ ही झुमकों की एक जोड़ी और फ्रांसीसी इत्र की एक बोतल। सुहानी के परिवार के अलावा शिवा ने सोमू चाचा, सागर चाचा और उर्मिला चाची के लिए भी तोहफे चुनने में मदद की। संक्षेप में कहें तो सुहानी के वो सभी रिश्तेदार, दोस्त या पड़ोसी जिनकी वो परवाह करती थी, हर किसी के लिए कुछ न कुछ लिया गया था। और इस तरह सुहानी लक्ष्मी भंडार के उस बड़े से स्टोर में शिवा के पीछे पीछे चलती रही। उसे बस वो कपड़े और जूते बहुत सुंदर लग रहे थे, लेकिन उसके दिल में सबसे बड़ा डर शिवा से अलग हो जाने का था। ये जगह उसके लिए पूरी तरह से अनजान थी। यहाँ सीढ़ियाँ, लिफ्ट, लंबे लंबे गलियारे और न जाने कितने मोड़ थे। अगर वो भटक जाती तो उसे समझ ही नहीं आता कि कहाँ जाना है। जब बिल चुकाने की बारी आई तो कैशियर की यह बात सुनकर सुहानी बुरी तरह डर गई कि उन सब चीज़ों की कीमत 3000 रुपये है। आपको बता दें कि वो कंपनी में हर महीने 2300 रुपये कमाती है। इस दौर में जहां 300 रुपये महीने की तनख्वाह पाने वाले को भी एक बहुत बड़ा अफसर माना जाता है, उसने कभी खुद पर एक पैसा खर्च नहीं किया था। अपनी मेहनत की सारी कमाई वो बैंक के जरिए सीधे घर भेज देती थी, और यहाँ वो एक ही बार में इतना सारा पैसा खर्च कर रही थी। इस इत्र की कीमत क्या है? 230 रुपये? नहीं, ये बहुत महंगा है। और इन झुमकों का क्या? 380 रुपये? मुझे अब ये नहीं चाहिए, ये बहुत महंगे हैं। सुहानी ने उन सभी महंगी चीज़ों को वापस करने का मन बना लिया। ठीक उसी समय शिवा पहले ही उसके लिए पैसे चुका चुका था। उसने कहा, ये सब चीज़ें मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा हैं, तुम्हें इनके लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वो महिला कैशियर मन ही मन उस खूबसूरत नौजवान की दरियादिली पर हैरान हुए बिना न रह सकी। उसने ईर्ष्या भरी नज़रों से सुहानी की तरफ देखा। नहीं शिवा बाबू, सुहानी ने घबराकर सिर हिलाया। मैं ऐसे ही आपकी दी हुई चीज़ें नहीं ले सकती। ऐसे ही का क्या मतलब? ये नए साल के तोहफे हैं। किसी भी जवाब का इंतज़ार किए बिना शिवा ने वो सारा सामान उठाया और बोला, चलो अब तुम्हारे घर चलते हैं। लेकिन सुहानी हिचकिचाए, वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। समुद्र के किनारे वो लोग अक्सर कुछ भी पहन लेते थे, और बच्चे तो कई बार बिना कपड़ों के ही घूमते रहते थे। अगर हम उनके लिए इतने अच्छे कपड़े खरीद कर ले जाएंगे तो क्या उनकी माएँ घर पहुंचने पर उन्हें डांट डांट कर मार नहीं डालेंगी? अपने पिछले जीवन में मुंबई के सुपरस्टार राज ने एक बार द फ्लोटिंग सिटी टाइकून नाम की एक प्रेरणादायक फिल्म बनाई थी, जो नावों पर रहने वाले लोगों की जिंदगी को दर्शाती थी। ये कहानी बताती है कि कैसे मुंबई के सबसे निचले तबके में रहने वाला एक नाव चलाने वाला संघर्ष करके एक बहुत बड़ा रईस बन जाता है। हकीकत में 60 के दशक में मुंबई के इन नाव पर रहने वालों की हालत उस फिल्म में दिखाई गई स्थिति से भी कहीं ज़्यादा खौफनाक और बेरहम थी। उनमें से कईयों की तो पूरी जिंदगी समुद्र की लहरों पर ही कट जाती है, बिना किसी पहचान, बिना किसी रुतबे और यहाँ तक कि बिना किसी नाम के।
अगर इस दौर में मुंबई के लोग ब्रिटिश हुकूमत के नीचे दूसरे दर्जे के नागरिक थे और अन्य बाहरी देशों के लोग तीसरे दर्जे के, तो नावों पर रहने वाले इन लोगों को उस तीसरे दर्जे के लायक भी नहीं समझा जाता था। अब शाम ढलने को थी। शिवा के दोनों हाथ खरीदारी के थैलों से भरे हुए थे और सुहानी ने भी कुछ सामान उठाया हुआ था। वे दोनों घाट पर खड़े होकर समुद्र की उठती हुई लहरों को देख रहे थे। घाट के किनारे कई मछली पकड़ने वाली नावें और छोटी समपान डोंगियां बंधी हुई थीं। इस वक्त मछुआरों की बत्तियां टिमटिमा रही थीं और कई लोगों ने खाना पकाना शुरू कर दिया था। उन नावों से धुएं की लकीरें उठ रही थीं, जो अगले ही पल समुद्र की तेज हवाओं में कहीं खो जाती थीं। सुहानी इस जगह से काफ़ी अच्छी तरह वाकिफ लग रही थी। उसने अपने हाथ का सामान नीचे रखा, अपने हाथों का भोंपू बनाया और नावों के रुकने वाली जगह की तरफ मुंह करके जोर से आवाज़ लगाई, सागर चाचा। उसकी साफ और तेज आवाज़ लहरों पर तैरती हुई गई और जल्द ही दूसरी तरफ कुछ हलचल हुई। एक भारी आवाज़ गूंजी, क्या तुम हो, सुहानी बिटिया? उसी पल एक छोटी सी नाव तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। सागर चाचा, आप ठीक तो हैं? सुहानी ने दूर से ही उनका हाल चाल पूछा। क्या सच में मेरी सुहानी बिटिया है? मैं तो बिल्कुल मज़े में हूँ, देखो मैं पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। बात करते करते वो नाव बिल्कुल उनके करीब आ गई और उस नाव पर बैठे एक अधेड़ उम्र के आदमी ने, जिसकी बाहें खुली हुई थीं, अपनी मासूम सी मुस्कान के साथ सुहानी की तरफ हाथ हिलाया। लेकिन बिटिया, तू तो बहुत कमज़ोर लग रही है। कैसी है तू? क्या ज़मीन की ज़िंदगी की आदत पड़ गई? सागर चाचा ने नाव को किनारे लगाया, उछलकर घाट पर आए और चिंता भरी नज़रों से सुहानी से पूछा। सुहानी आगे बढ़ी और उसने सागर चाचा का हाथ पकड़ लिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे आप सब की बहुत याद आती थी, माँ की और छोटे भाई की भी। अपनी बात खत्म करते करते उसकी आंखें भर आईं। पगली लड़की, हम लोग यहाँ एकदम मज़े में हैं। तेरी माँ और मैं तो हमेशा तेरी ही फिक्र करते रहते हैं। ये कहने के बाद सागर चाचा की नज़र शिवा पर पड़ी, जो दोनों हाथों में थैले लिए एक तरफ खड़ा था। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, ज़मीन पर बहुत सारे बुरे लोग रहते हैं, तुझे किसी के धोखे में नहीं आना है। सुहानी हल्की सी हंसी, फिर पीछे मुड़ी और शिवा का हाथ पकड़कर उसे सागर चाचा के सामने ले आई। ये कोई बुरे इंसान नहीं है, ये मेरे बॉस हैं। इन्होंने मेरी बहुत मदद की है और मैं इन्हीं की फैक्ट्री में काम करती हूँ। नमस्ते सागर चाचा, मेरा नाम शिवा है। मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। इतना कहकर शिवा ने अपने थैले नीचे रखे और बहुत ही अदब के साथ अपना हाथ सागर चाचा की तरफ बढ़ा दिया। सागर चाचा थोड़े झेप गए। एक मामूली वाटर नोमैड होने के नाते उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मछलियों, झींगों और कीचड़ के बीच गुजारी थी। उन्होंने इससे पहले कभी किसी से हाथ नहीं मिलाया था। उन्होंने जल्दी से अपने हाथ अपने कपड़ों पर पोंछे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दायां हाथ आगे बढ़ाएं या बायां। उन्होंने एक हाथ आगे बढ़ाया, फिर लगा कि ये गलत है तो उसे पीछे खींच लिया। फिर जल्दी से दूसरा हाथ आगे किया और आखिरकार शिवा से हाथ मिला ही लिया। मेरा नाम? अरे हाँ, मेरा नाम क्या है भला? हम वाटर नोमैड लोगों में से कईयों का तो कोई नाम ही नहीं होता, आप मुझे बस सागर कह सकते हैं। सुहानी की तरह मैं भी आपको सागर चाचा ही कहूँगा। शिवा ने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और सागर चाचा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हम पहली बार मिल रहे हैं, कृपया अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अरे आप तो बहुत बड़े इंसान हैं, आप बहुत अच्छे हैं। शिवा की दी हुई सिगरेट लेने से पहले सागर चाचा ने एक बार फिर अपने हाथ कपड़ों पर पोंछे। उसे पीने का मन न करते हुए उन्होंने बस उसे सूंघने के लिए अपनी नाक के पास रखा और फिर संभालकर अपने बाएं कान के पीछे खोंज लिया। फिर उन्होंने शिवा के सामने थोड़ा सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए बोले, क्या आप ये सारे थैले लेकर सुहानी के घर जा रहे हैं? भले ही सागर चाचा ने अपनी पूरी जिंदगी समुद्र में मछलियां पकड़ते हुए बिता दी थी, लेकिन उनकी नज़रें बहुत तेज थीं। वो समझ गए थे कि शिवा और सुहानी के बीच कोई खास रिश्ता है। और यह बात सच भी थी। सुहानी सारे वाटर नोमैड लोगों में सबसे खूबसूरत थी और वहाँ के सभी नौजवान उसे हमेशा एक राजकुमारी की तरह सिर आंखों पर बिठाकर रखते थे। बस अफसोस इस बात का था कि सुहानी एक वाटर नोमैड थी, वरना। सागर चाचा ने अपना सिर हिलाया, वो इसके आगे सोचने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। चलो नाव पर बैठो, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। सुहानी, तेरी माँ तुझे बहुत याद करती है। अभी कुछ ही देर पहले जब वो सीपियाँ निकाल रही थी, तब भी तेरी ही बात कर रही थी। मैंने उसे कहा भी था कि तू जल्दी ही वापस आएगी, लेकिन उसे मेरी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। शिवा ने पहले सुहानी को नाव पर चढ़ने दिया, फिर अपना सारा सामान उठाया और खुद भी नाव पर चढ़ गया। उसने सुहानी की मदद से खरीदा हुआ एक तोहफा सागर चाचा की तरफ बढ़ाया और कहा, सागर चाचा, ये हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। नए साल की शुभकामनाएं। सागर चाचा एकदम सुन्न रह गए। उन्होंने शिवा के बढ़ाए हुए उस थैले को देखा और अविश्वास के साथ उसे थाम लिया। ये मेरे लिए है। उनके हाथ कांप रहे थे। वो एक वाटर नोमैड थे और उनकी पूरी जिंदगी में ये पहला मौका था जब किसी ने उन्हें कोई तोहफा दिया था।
उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसे खोलकर देखिए, पता नहीं आपको ये पसंद आएगा या नहीं। ये सुहानी के शब्द थे जिसने सागर चाचा के लिए ये तोहफा चुना था। जब सागर चाचा ने उस पैकेट को खोला तो उसके अंदर एक बिल्कुल नई बेल्ट रखी हुई थी। सागर चाचा ने अपनी पतलून से बंधी हुई उस खुरदरी रस्सी की तरफ देखा और अचानक उनकी आंखें भर आईं। बिटिया, मैं इसे ज़रूर पहनूंगा। ये कहने के बाद सागर चाचा ने उस तोहफे को नीचे रखा, अचानक अपने बांस के डंडे से नाव को जोर से धकेला और पूरी ताकत से चिल्लाए, हमारी सुहानी बिटिया वापस आ गई है। सुहानी वापस आ गई है। वो सच में वापस आ गई है। आसपास की तमाम छोटी नावों और डोंगियों से झांकते हुए अनगिनत लोगों ने बाहर देखा और मुस्कुराते हुए सुहानी की तरफ अपना हाथ हिलाया। वो सभी वाटर नोमैड थे। वो सभी सुहानी का परिवार थे। छोटी नाव पर शिवा ने अपनी हल्की दर्द करती बाहों को ताना। उसी पल एक छोटे से हाथ ने रुमाल लिया और उसका माथा पोंछा। शिवा बाबू, क्या आप बहुत थक गए हैं? सुहानी ने अपनी बड़ी और खूबसूरत आंखों से उसे घूरते हुए पूछा। शिवा ने सिर हिलाया, मैं नहीं थका हूँ। और तुम? सुहानी ने भी अपना सिर हिलाया, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ। बस ये सोचकर ही मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं जल्द ही अपनी माँ और छोटे भाई से मिलने वाली हूँ। रात के अंधेरे में दोनों एक छोटी नाव पर सवार होकर उस खंभों वाले घर की तरफ बढ़ गए जहाँ कभी सुहानी रहा करती थी। कुछ ही देर में उनकी नाव समुद्र पर तैरते हुए घरों के एक बड़े इलाके में पहुंच गई। वो तैरते हुए घर लकड़ी के पुराने तख्तों से बने थे और उन्हें मोटी रस्सियों से एक साथ बांधा गया था, जिससे समुद्र पर एक पूरी कतार बन गई थी। दूर से देखने पर वो घर समुद्र की लहरों के साथ ऊपर नीचे झूलते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे पानी पर शार्क मछलियों की कतारें तैर रही हों। शिवा बाबू, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। सुहानी अचानक खुशी से उछल पड़ी और थोड़ी दूर पर बने एक टूटे फूटे छोटे से घर की तरफ इशारा किया। वो मेरा घर है, मेरी माँ और छोटा भाई वहीं रहते हैं। सागर चाचा जोर से हंसे, सुहानी बिटिया, क्या मैं तेरी माँ को बाहर बुलाने में तेरी मदद करूं? कोई ज़रूरत नहीं, मैं उन्हें चौंकाना चाहती हूँ। सुहानी भी थोड़ी शरारती हो गई। झोपड़ी के एक किनारे पर हवा से भरा एक बड़ा सा चमड़े का थैला बंधा हुआ था। नाव उससे टकराए और उस गद्देदार थैले की मदद से धीरे धीरे रुक गई। सागर चाचा ने जल्दी से नाव को करीब किया, फिर रस्सी को ऊपर की तरफ उछाला और झोपड़ी पर कूदकर उसे बांध दिया। लंबे समय तक समुद्र पर रहने के कारण सुहानी को ऐसे ऊपर नीचे होने की आदत थी, इसलिए वो आसानी से उछलकर पार चली गई। लेकिन शिवा अपना संतुलन खो बैठा और तोहफों के साथ ही उस पर कूद पड़ा। अगर सागर चाचा आगे बढ़कर उसकी मदद न करते तो वो पक्का गिर जाता। माँ, छोटे भाई, सुहानी ने दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ लगाए। कौन है? क्या सुहानी है? उस टूटे फूटे घर के अंदर से एक औरत की आवाज़ आई। माँ, क्या दीदी वापस आ गई? चरमराती आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला और एक सांवले रंग की थकी हुई सी औरत ने बाहर झांका। उसके पीछे एक छोटा सा लड़का छिपा हुआ था जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बाहर देख रहा था। अरे, ये तो दीदी है। ये सच में दीदी है। वो छोटा लड़का उस औरत के पीछे से दौड़कर बाहर आया और सीधे सुहानी की बाहों में झूल गया। मेरे छोटे भाई। सुहानी नीचे बैठी और रो पड़ी। ये शिवा बाबू हैं, बहुत ही भले इंसान हैं। सागर चाचा ने बहुत ही गंभीरता से उस औरत से शिवा की पहचान कराई, खासकर भले इंसान शब्दों पर जोर देते हुए। फिर उन्होंने बताया कि शिवा सुहानी का बॉस है और ज़मीन पर उसकी एक फैक्ट्री है जहां सुहानी काम करती है। ये सुनकर कि ये उनकी बेटी के बॉस हैं, उस औरत ने हड़बड़ाहट में शिवा को घर के अंदर बुलाया। शिवा ने सामान उठाया और सागर चाचा ने भी उसकी मदद की। वे दोनों एक दूसरे के पीछे पीछे घर के अंदर घुस गए। कमरा बहुत ही छोटा था, जिसमें मिट्टी के तेल का एक लैंप जल रहा था। घर का सामान भी बहुत मामूली था, वहाँ कोई मेज़ या कुर्सी तक नहीं थी। शिवा थोड़ा हैरान था। वह जानता था कि कंपनी में सुहानी की तनख्वाह कम नहीं थी और वो हर बार तनख्वाह मिलते ही पैसे घर भेजती थी। कायदे से देखा जाए तो उसके परिवार को इतना गरीब नहीं होना चाहिए था। शिवा को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि सुहानी ने पैसे तो घर भेजे थे, लेकिन बैंक ड्राफ्ट के रूप में। वो औरत अनपढ़ थी और उसे पैसों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने बिना ये जाने कि उन पैसों का इस्तेमाल कैसे करना है, वो बड़ी रकम बस संभाल कर रख ली थी और उनकी ज़िंदगी वैसे ही मुश्किलों में कट रही थी। उस औरत को समझ नहीं आ रहा था कि शिवा को कहाँ बिठाए। अंत में सागर चाचा ने अपनी समझदारी दिखाई। उन्होंने चावल का कनस्तर लिया, उस पर रखने के लिए लकड़ी का एक तख्ता ढूंढा और शिवा को उसी पर बिठा दिया। शिवा को थोड़ा अजीब लगा। इसके अंदर वो चावल रखे थे जिन्हें ये लोग खाते थे, क्या उसका इस पर बैठना सही था? लेकिन उस औरत के हाव भाव और पास खड़े सागर चाचा के उत्साह को देखकर उसे लगा कि अगर वह नहीं बैठेगा तो वो और भी ज्यादा बुरा लगेगा। जैसे ही शिवा चावल के उस कनस्तर पर बैठा, वह औरत थोड़ा चीनी वाला पानी ले आई। वाटर नोमैड लोगों के बीच ये सम्मान का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता था।
जब कोई खास मेहमान आता है तो उनके लिए चीनी वाला पानी तैयार किया जाता है, क्योंकि उनके लिए सफ़ेद चीनी एक बहुत ही विलासिता वाली चीज़ होती है। शिवा ने दोनों हाथों से चीनी वाला पानी लिया, उसे पकड़ा और एक घूंट पिया। जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि वो औरत और सागर चाचा दोनों उसे ही देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। शिवा के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने 2-3 घूंट और पी लिए। जैसे ही वह उसे नीचे रखने वाला था, सागर चाचा बोले, ये चीनी वाला पानी बहुत अनमोल है। फिर उन्होंने अपने होठों पर जीभ फेरी और थूक निगला। हमारे यहाँ केवल खास मेहमानों को ही इसे पीने का हक होता है। शिवा एक पल के लिए रुका, फिर उसे समझ में आया कि उनके कहने का मतलब ये था कि उसे वह मीठा पानी पूरा खत्म करना चाहिए, वरना यह उनका अपमान होगा। लेकिन शिवा के लिए इतना ज़्यादा मीठा पानी वाला एक बड़ा कटोरा पीना नामुमकिन था। तभी बाहर से बहुत सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। सुहानी वापस आ गई है। नमस्ते सोमू चाचा। सुहानी तो और भी सुंदर हो गई है। नमस्ते उर्मिला चाची। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए शिवा ने वो बड़ा कटोरा सागर चाचा के हाथ में थमा दिया। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। सागर चाचा हैरान रह गए। अरे! फिर उन्होंने सुहानी की माँ की तरफ देखा। क्या मैं इसे पी लूँ? उस औरत ने हाँ में सिर हिलाया और सागर चाचा ने खुशी खुशी उस बड़े कटोरे का सारा पानी गटगटा कर पी लिया, फिर अपने होंठ सिकुड़े और संतुष्टि भरी डकार ली। वो पहले से ही छोटा सा कमरा अब लोगों से खचाखच भर चुका था। सुहानी की माँ, उसका छोटा भाई, सागर चाचा, सोमू चाचा, उर्मिला चाची और बाकी सब अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर शिवा को घूर रहे थे। शिवा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह चिड़ियाघर में नुमाइश के लिए रखा कोई जानवर हो जिसे हर कोई घूर रहा था। वह, जो हमेशा शांत और गंभीर रहता था, असल में थोड़ा शर्मा गया था। इस अजीब सी स्थिति को टालने के लिए शिवा ने कहा, अब जब यहाँ सब आ ही गए हैं तो चलो तोहफे बांट लेते हैं, नया साल जो है। कोई जल्दी नहीं है, पहले हमें तुमसे कुछ सवाल पूछने दो। सोमू चाचा उम्र में सबसे बड़े थे, इसलिए उन्हें ही बात करने का सबसे ज्यादा हक था। हम, पूछिए क्या बात है? तुम्हारा सुहानी के साथ क्या रिश्ता है? सोमू चाचा ने अपनी चिलम ठोकते हुए पूछा। मैं उसका बॉस हूँ और वो मेरी कर्मचारी है। बस इतना ही। हाँ, बस इतना ही। सोमू चाचा ने अपने आसपास खड़े लोगों की तरफ देखा और बोले, अब क्या देख रहे हो सब? बात खत्म हो गई। अरे, मुझे तो लगा था कि सुहानी को कोई अच्छा परिवार मिल गया है। हाँ, लगता है उसकी किस्मत ही खराब है। जमीन पर इतनी बड़ी फैक्ट्री चलाने वाला कोई इंसान भला सुहानी में दिलचस्पी क्यों लेगा? सब लोग एक साथ बातें कर रहे थे और सुहानी एक किनारे खड़ी यह सब साफ साफ सुन रही थी। वह घुटनों को गले से लगाए जमीन पर बैठी हुई थी और पहले थोड़ी शर्मा रही थी, लेकिन अब उसके शर्माते हुए गाल धीरे धीरे पीले पड़ने लगे थे। सुहानी की मां ने अपनी बेटी की तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, सकारात्मक सोचने की कोशिश कर और अपनी किस्मत को स्वीकार कर ले। हम वाटर नोमैड लोग हैं और हम उन लोगों के लायक नहीं हैं। सुहानी ने सिर हिलाया, वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाए और उससे पहले ही उसकी आंखों में आंसू छलक आए। चावल के कनस्तर पर बैठा शिवा पूरी तरह से चकरा गया था। इस सब का क्या मतलब था? ये अभी क्या हुआ? उसे लगा कि सामने वाला बस ऐसे ही पूछ रहा था, इसलिए उसने भी कुछ अदब भरे शब्द कह दिए, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उससे कोई बड़ी चूक हो गई थी। अच्छा, शिवा बाबू, तो ये बात है। हम वाटर नोमैड लोगों का एक बहुत ही सीधा सा नियम है, अगर आप सुहानी को वापस लेकर आए हैं तो हम आपको खाली हाथ वापस नहीं जाने दे सकते। ये कहते हुए सोमू चाचा ने सागर चाचा और उर्मिला चाची को जाकर कुछ तैयारी करने को कहा। जल्द ही एक छोटी नाव वहां आ गई। सोमू चाचा ने उस छोटी नाव की तरफ इशारा किया और शिवा से बोले, हम वाटर नोमैड लोगों के पास कोई कीमती चीज़ तो है नहीं। चूंकि आपने हमें इतने सारे तोहफे दिए हैं, इसलिए सस्ते समुद्री खाने से भरी यह नाव आप अपने साथ ले जा सकते हैं। शिवा थोड़ा हैरान हुआ। उसने पास जाकर देखा तो पाया कि नाव का पिछला हिस्सा समुद्री खीरे, एबालोन, शार्क के पंख, मछली के पेट और कुछ बेहद कीमती ग्रुप मछलियों से भरा हुआ था। क्या इसे बिना कीमत वाला माना जाता है? शिवा खाने पीने के कारोबार में था और उसका अपना एक सीफूड हॉटपॉट रेस्टोरेंट था। आज के समुद्री खाने की कीमतों के हिसाब से सिर्फ इसी एक नाव में रखे खजाने की कीमत कम से कम 30,000 रुपये होगी। शिवा ने हैरानी से देखा और पीछे मुड़कर सोमू चाचा और बाकी लोगों की तरफ देखते हुए सोचने लगा कि क्या इन वाटर नोमैड लोगों का दिमाग खराब हो गया है। सोमू चाचा मानो शिवा के दिल की बात समझ गए थे और धीरे से बोले, हम वाटर नोमैड लोगों के लिए इन चीज़ों की कोई कीमत नहीं है और हमारे हाथों से इनका अच्छा दाम भी नहीं मिलेगा। शिवा बाबू, अगर आप में काबिलियत है तो इन्हें ले जाए और बेच दीजिए। मैं दुआ करता हूं कि आप बहुत अमीर बने। असल में इन वाटर नोमैड लोगों का रुतबा बहुत नीचा था और उन्हें अछूत माना जाता था। लोगों का मानना था कि उन पर बुरी किस्मत का साया है, इसलिए वे जो भी कीमती समुद्री खाना जैसे कि समुद्री खीरे और एबालोन पकड़ते थे, वो कौड़ियों के भाव बिक जाता था। जो लोग इनका सामान खरीदते थे वो सब गुंडे बदमाश होते थे।
वो अपने गिरोह की ताकत के दम पर कीमतें कम करवा लेते थे। अक्सर बेहतरीन क्वालिटी का जो एबालोन 3 से 500 रुपये का होता है, वो इनके हाथों सिर्फ 3 से 5 रुपये में बिकता था। इन वाटर नोमैड लोगों ने इसका विरोध भी किया और संघर्ष भी किया और उन गिरोहों के साथ मोलभाव करने की कोशिश भी की जो उनका सामान इकट्ठा करते थे, लेकिन उसके बाद किसी ने भी उनका सामान खरीदने की हिम्मत नहीं की। चाहे वो समुद्री खीरे हों या एबालोन, वो सब उनके हाथों में ही सड़ गए। इस संघर्ष के बाद सोमू चाचा और उनके गांव वालों को ये बात समझ में आ गई थी कि वो छोटे लोग हैं और उन्हें दूसरों के साथ मोलभाव करने का कोई हक नहीं है। अगर दूसरे लोग उनका सामान खरीद रहे हैं तो वो उन पर कोई दया नहीं कर रहे हैं। वे बस एक ही काम कर सकते थे कि ईमानदारी से मछलियां पकड़ें और उन्हें बेचें, और चाहे कीमत कितनी भी कम क्यों न हो, उसे चुपचाप मान लें। सोमू चाचा और बाकी लोगों की ये सब बातें सुनकर शिवा के दिमाग में अचानक एक बहुत ही ज़बरदस्त तरकीब आई। इससे पहले भी वह हमेशा से हॉट पॉट रेस्टोरेंट के लिए कच्चे माल की सप्लाई को अपने कब्जे में करना चाहता था, खासकर समुद्री खाने की। शिवा जानता था कि एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट का सबसे बड़ा मुनाफा असल में कच्चे माल की सप्लाई से ही आता है, और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी कच्चे माल की सप्लाई ही होती है। जब तक कि ये हिस्सा आपके कब्जे में नहीं होता, आपका हॉट पॉट रेस्टोरेंट दूसरों के इशारों पर ही चलेगा। अब वह शानदार मौका उसके सामने था। शिवा ने सोमू चाचा की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या आप लोग मेरे साथ व्यापार के बारे में कोई बात करना चाहेंगे? सोमू चाचा और बाकी सब ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। शिवा का दिमाग बहुत तेजी से दौड़ रहा था और वो लोग उसकी बराबरी नहीं कर पा रहे थे। व्यापार की बात? किस तरह का व्यापार? हाँ, हम सब तो समुद्र में मछलियां पकड़ने वाले लोग हैं, इसमें बात करने लायक क्या है? बिल्कुल है, आपके पास माल है और मुझे उस माल की ज़रूरत है जो मांग और आपूर्ति की एक बहुत ही बढ़िया कड़ी बनाता है, इसलिए। शिवा ने फिर से मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा, अगर तुम सब अमीर बनना चाहते हो तो मेरे साथ आ जाओ। मेरे शुभ समाचार की प्रतीक्षा करना, मैं निश्चित रूप से अपना वादा निभाऊंगा। बिल्कुल सही, एक बार मेरी व्यवस्था हो जाए फिर आप अपना सारा समुद्री भोजन सीधे मुझे बेच सकते हैं। मैं आपको 10 गुना कीमत दूंगा। शिवा ने अपनी छाती थपथपाई और सोमू चाचा, सागर चाचा और वाटर नोमैड लोगों के एक बड़े समूह को आश्वासन दिया। बाजार की कीमतों के अनुसार सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली एबालोन मछली जो बाजार में 300 रुपये की मिलती है, वह उन बिचौलियों को केवल 3 रुपये में बेची जाती है। भले ही शिवा इसे 30 रुपये में खरीदे, जो कि 10 गुना कीमत है, फिर भी यह बाजार की कीमत से बहुत सस्ती है। सोमू चाचा जैसे वाटर नोमैड लोगों के लिए समुद्री भोजन को 10 गुना कीमत पर बेचने का विचार ऐसा था जिसका उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। शुरू में ये सोचा गया था कि सुहानी एक आदर्श पति लेकर आएगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह इसके बजाय धन के देवता को ले आई। और इसलिए हर कोई शिवा और सुहानी के बारे में भूल गया और शिवा को वाटर नोमैड लोगों के लिए धन का देवता और भाग्यशाली सितारा मानने लगा। शिवा ने भविष्य के बारे में सभी से बात की और उन वाटर नोमैड लोगों के लिए एक भव्य योजना की रूपरेखा तैयार की जिनके पास कभी कोई आदर्श या सपने नहीं थे। अब से वे माल की आपूर्ति करेंगे और शिवा उसे प्राप्त करेगा, हम सब मिलकर पैसा कमाएंगे। पर्याप्त पैसे होने पर आप मुख्य भूमि पर एक घर खरीद सकते हैं, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अच्छे भोजन और कपड़ों का आनंद ले सकते हैं और अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं ताकि वे मुंबई के भविष्य के स्तंभ बन सकें। शिवा की बड़ी बड़ी बातों ने सोमू चाचा और अन्य लोगों को ऐसे मंत्रमुग्ध और नशे में कर दिया मानो उन्होंने बहुत अधिक शराब पी ली हो। जमीन, एक घर खरीदना, अपने बच्चे को स्कूल भेजना। बच्चे भी अन्य मुंबई के लोगों की तरह भेदभाव और उत्पीड़न से मुक्त हो सकते हैं। शिवा बाबू, हम इस बार आप पर भरोसा कर रहे हैं। हम वाटर नोमैड लोग लगभग 3000 हैं। हमने अपना पूरा जीवन समुद्र पर बिताया है और कभी ज़मीन पर पैर रखने का सपना भी नहीं देखा था। हाँ, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा बच्चा स्कूल जा सकेगा और पढ़ाई कर सकेगा। शिवा बाबू, आपने हमें एक उम्मीद दी है। सोमू चाचा और बाकी सभी लोगों ने एक एक करके शिवा से हाथ मिलाया। सभी इतने उत्साहित थे कि उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। इससे शिवा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि उसका मूल उद्देश्य केवल पैसा कमाना था और इन वाटर नोमैड लोगों की मदद करना सिर्फ एक छोटी सी भलाई थी। लेकिन इस समय हर कोई उसके प्रति इतना आभारी था, इस बात ने शिवा को बहुत अधिक दबाव महसूस कराया। भीड़ की जय जयकार के बीच शिवा एक छोटी नाव पर सवार हुआ और अपना माल लादकर घर लौट आया। अनगिनत लोगों ने उसकी ओर हाथ हिलाया, इस इंतजार में कि उसकी वापसी कोई खुशखबरी लेकर आएगी। सुहानी ने भी शिवा की ओर देखा और उसे जाते हुए निहारती रही। उसकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी, न ही उसके पास सोमू चाचा और बाकी लोगों की तरह उतने सपने और आदर्श थे। वह केवल इतना जानती थी कि वह जिससे प्यार करती थी वह जा चुका था और वह खुद को खाली और खोया हुआ महसूस कर रही थी। सुहानी की मां ने अपनी बेटी की चिंताओं को भांप लिया और उसे दिलासा देते हुए कहा, ये शिवा बाबू एक अच्छे इंसान हैं और वह इतने युवा और अमीर हैं। सुहानी, सपने देखना बंद कर दो।
तुम उनके लिए काफ़ी नहीं हो। सुहानी चुप रही। जिस दिशा में शिवा गया था उस ओर ध्यान से देखती रही और मन ही मन सोचने लगी, मैं बस उसे पसंद करती हूँ, छुप छुप कर। बस उसे दूर से देख पाना ही मेरे लिए काफ़ी है। डॉट डॉट डॉट। शिवा समुद्र से एक मछली पकड़ने वाली नाव लेकर सीधा साइगोन पियर पहुंचा। फिशिंग इन द सी का प्रमुख केंद्र, जिसे फाल्कन जहाज से बदला गया था, वहीं खड़ा था। प्रमुख केंद्र के महाप्रबंधक के रूप में विकास वर्मा ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शिवा व्यक्तिगत रूप से समुद्री भोजन का कच्चा माल उनके दरवाजे पर पहुंचाएगा। एबालोन, शार्क फिन और ग्रुपर से भरी एक नाव, अनुमान है कि इसकी कीमत कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये होगी। वह खुद ही इन खरीद मामलों का प्रभारी हुआ करता था। क्या बॉस को पता चल गया कि मैं घूस ले रहा था? विकास वर्मा चौंक गया और फिर जानबूझकर शिवा को टटोलते हुए पूछा, शिवा बाबू, इन सभी बेहतरीन चीज़ों की कीमत कितनी है? शिवा ने उत्तर दिया, किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है। विकास वर्मा का दिल बैठ गया। बिल्कुल मुफ्त? आप मजाक कर रहे हैं। इसके विपरीत, क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि मैं बहुत अधिक घूस ले रहा हूं और माल के लिए बहुत अधिक कीमत चुका रहा हूं? क्योंकि मेरी खरीदारी इतनी महंगी है, उसने जो कीमत चुकाई है उसकी तुलना में उसका माल तो लगभग मुफ्त ही है। विकास वर्मा पागलों की तरह अपने दिमाग पर जोर डालने लगा, उसके पसीने छूट रहे थे। कोई पैसा नहीं। शिवा बाबू, आप सच में कमाल हैं। भविष्य में हम और भी अधिक दुर्जय होंगे। बस आप इंतज़ार करें, हमारे समुद्री भोजन के कच्चे माल की मात्रा न केवल बढ़ेगी बल्कि यह और भी सस्ता होता जाएगा। शिवा के शब्दों ने विकास वर्मा को और गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। इसका क्या मतलब है? क्या वह ये संकेत दे रहा था कि मुझे आगे रहते हुए ही रुक जाना चाहिए और कोई और गलती नहीं करनी चाहिए और वह अब से खरीदारी की कमान संभाल लेगा? अहम, शिवा बाबू, आपका मतलब भविष्य में समुद्री भोजन की खरीदारी से है? मैं इसे कर लूंगा। विकास वर्मा के होंठ कांपने लगे। उसने सही अंदाज़ा लगाया था। यकीनन, शिवा बाबू की नज़र बिजली की तरह तेज थी। चाहे आप इसे कितनी भी खामोशी से छिपाने की कोशिश करें, आप उनकी चौकन्नी नज़रों से नहीं बच सकते। पसीने से तरबतर विकास वर्मा ने मन ही मन सोचा, शिवा बाबू सच में बहुत दयालु हैं। उन्हें साफ पता चल गया था कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे सीधे बेनकाब नहीं किया। उन्होंने न केवल मेरी इज्जत बचाई, बल्कि इस नाटक को पूरा करने में मेरी मदद करने के लिए समुद्री भोजन से भरी इतनी बड़ी नाव लाने का कष्ट भी उठाया। ये सोचकर विकास वर्मा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे बहुत अफसोस है, शिवा बाबू। मैं भविष्य में कड़ी मेहनत करूंगा और आपको कभी निराश नहीं करूंगा। शिवा को कुछ समझ नहीं आया। विकास वर्मा अचानक इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा था और अपनी वफादारी क्यों जाहिर कर रहा था? हालांकि शिवा इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित था कि उन खतरनाक गिरोहों के एकाधिकार को कैसे तोड़ा जाए। हर कोई मुनाफे का कारोबार करना चाहता है, खासकर समुद्री भोजन के व्यापार में, जिस पर बुनियादी तौर पर मुंबई के 4 प्रमुख अंडरवर्ल्ड गिरोहों का एकाधिकार है। विशेष रूप से 4 प्रमुख गिरोहों में से एक, पठान गैंग, जिसके सदस्यों की एक बड़ी संख्या है और जिनमें से अधिकांश स्थानीय मुंबईवासी हैं, वाटर नोमैड लोगों से समुद्री खाद्य उत्पादों की खरीद और उत्पीड़न को दृढ़ता से नियंत्रित करता है, जिससे अन्य गिरोहों के लिए हिस्सा पाना असंभव हो जाता है। पठान गैंग ने 30,000 आदमी होने का दावा किया था, लेकिन यह एक मिलीजुली भीड़ थी और व्यक्तिगत ताकत के मामले में ये शेट्टी गैंग और कंपनी से कमज़ोर था। जैसा कि सर्वविदित है, न्यू गैंग और कंपनी गिरोहों के मुख्य सदस्य मुख्य रूप से उत्कृष्ट गुणों वाले पूर्व सैनिक हैं। हालांकि संख्याओं की शक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरह कई चींटियां मिलकर एक हाथी को मार सकती हैं, उसी तरह हचिसन गिरोह, जो अपने सदस्यों की भारी संख्या पर निर्भर था, सीधे 4 प्रमुख गिरोहों में पहले स्थान पर आ गया। हचिसन गिरोह के एकाधिकार को तोड़ने के लिए एक ऐसे ताकतवर इंसान को खोजना आवश्यक था जो सीधे उससे भिड़ने की हिम्मत रखता हो। तो किसे चुना जाना चाहिए? शिवा के दिमाग में अचानक एक बहुत अच्छे उम्मीदवार का नाम आया। रात के लगभग 9 बज रहे थे जब शिवा तटीय खाड़ी की चौल में लौटा। क्योंकि यह लूनर न्यू ईयर का पहला दिन था, इसलिए देर होने के बावजूद सड़कें अभी भी हलचल से भरी थीं। युवा पुरुष और महिलाएं, विशेष रूप से जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, अक्सर एक साथ फिल्में देखने जाने की योजना बनाते थे। उन दिनों लूनर न्यू ईयर फिल्म जैसी कोई चीज़ नहीं थी। शिवा को एहसास हुआ कि यह एक अच्छी चाल है। भविष्य में जब गोल्डन हार्वेस्ट और फिल्में बनाएगा तो उन्हें लूनर न्यू ईयर फिल्मों की अवधारणा का समर्थन करना होगा। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बड़ी बहन शिखा दीदी बबली को उसका गृहकार्य करने में मदद कर रही थी। बबली का स्कूल वास्तव में एक प्रतिष्ठित स्कूल है, यहाँ तक कि छुट्टियों के दौरान भी वे बहुत सारा गृहकार्य देते हैं। शिखा दीदी ने कहा कि वह पढ़ा रही थी, लेकिन वह वास्तव में ऊँघ रही थी। एक हाथ उसके गाल को सहारा दे रहा था, उसका मुंह खुला था और उसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था, जो धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था।
शिखा दीदी अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी और उसे इस बात का कुछ पता नहीं था कि बबली क्या सीख रही है। वह केवल बबली के बगल में बैठकर उसे लिखते हुए देख सकती थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर बबली ने पीछे मुड़कर शिवा को देखा। उसने खुशी से पुकारा, मामा वापस आ गए। उसके पैरों में दुबका हुआ छोटा काला कुत्ता भी उठ खड़ा हुआ और शिवा पर भौंकने लगा। चौंक कर जागते हुए शिखा दीदी ने जल्दी से अपना मुंह पोंछा, मेज से पंखों वाला डस्टर उठाया और मेज पर कुछ बार जोर से मारते हुए बबली को सख्ती से डांटा, चाहे कोई भी वापस आ जाए, तुमने अपना गृहकार्य पूरा नहीं किया है। उसने मुड़कर फिर शिवा की ओर देखा और चेतावनी दी, इसका बचाव मत करना। ये लड़की पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा मजे कर रही है। मामा, बबली ने शिवा की ओर दयनीय दृष्टि से देखा। उसकी आंखें नम थीं, जैसे वह बस रोने ही वाली हो। रोने से कोई फायदा नहीं होगा। जब तक तुम आज रात ये सारे काम खत्म नहीं कर लेती, तुम सोने नहीं जाओगी। शिखा दीदी ने बबली की नस पकड़ ली और उसके ख्यालों को बीच में ही काट दिया। शिवा ने आगे बढ़कर बबली का सिर थपथपाया। ध्यान से लिखो, अपनी माँ को गुस्सा मत दिलाओ। उसने गृहकार्य पर फिर से एक नज़र डाली। तुम क्या लिख रही हो? करीब से देखने पर पता चला कि यह एक लंबवत गुना का सवाल था। अपनी उंगलियों का इस्तेमाल मत करो, समझी? तुम्हें दिमागी गणित सीखना होगा। शिवा को बबली की समस्या पता थी। उसे इस तरह के सवालों को हल करने के लिए अपनी उंगलियों का उपयोग करना पसंद था। बबली ने मुंह बनाया और फिर से अपने गृहकार्य में डूब गई। शिवा ने अपना कोट उतारा और बेसिन में अपना मुंह धोने लगा। शिखा दीदी ने कुछ देर तक बबली को गृहकार्य करते हुए देखा, फिर उसे अचानक कुछ याद आया तो वह लंगड़ाते हुए कुछ लेने गई और उसे शिवा को सौंपते हुए बोली, अरे हाँ, ये रवि ने भेजा है। उसने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। रवि असल में रंगीला रवि है, जो शिवा के बाद में तक कंपनी का दूसरा मुखिया भी है। चूंकि वह कहता है कि यह महत्वपूर्ण है, तो यह वास्तव में महत्वपूर्ण होगा। शिवा ने तौलिया नीचे रखा, उसे लिया और देखा कि यह एक निमंत्रण पत्र था। इसे खोलने पर निमंत्रण में पाठ की एक साधारण सी पंक्ति थी, हम इस वर्ष के नए साल के सम्मेलन में भाग लेने के लिए शिवा बाबू को सादर आमंत्रित करते हैं। हस्ताक्षर, मारवाड़ी व्यापार मंडल। शिवा एक पल के लिए दंग रह गया, इससे पहले कि उसे याद आया कि उसने अतीत में कई बार लोगों को ठगने के लिए अपनी मारवाड़ी पहचान का इस्तेमाल किया था। रणविजय, लंगड़ा बलवंत और अन्य सभी को उसने मूर्ख बनाया था। अब मेरे कर्म मेरे सामने आ गए हैं। मुझे वास्तव में एक मारवाड़ी निवासी समझ लिया गया है और इस हास्यास्पद सम्मेलन में भी आमंत्रित किया गया है। मुझे जाना चाहिए या नहीं? शिवा असमंजस में था। मुंबई एक अजीब जगह है। यह एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है जहां दुनिया भर के लोग रहते हैं, जिनमें हिंदुस्तानी, ब्रिटिश और दक्षिण एशियाई शामिल हैं। हिंदुस्तानी लोगों को आगे पंजाब के लोगों, लखनऊ के लोगों, हैदराबाद के लोगों, मारवाड़ के लोगों आदि में बांटा गया है। मारवाड़ी लोग सबसे करीब से एकजुट होते हैं और वे संगठन और गिरोह बनाना पसंद करते हैं। उनमें से सबसे प्रभावशाली काले और सफ़ेद गुट हैं। काला गुट अन्ना गैंग है और सफ़ेद गुट मारवाड़ी व्यापार मंडल है। मारवाड़ी व्यापार मंडल का नाम मूल रूप से गैदरिंग हॉल रखा गया था और बाद में 1921 में इसे मारवाड़ी 8 जिला व्यापार मंडल में बदल दिया गया। 1945 में मुंबई आज़ाद हो गया और सब कुछ फिर से बनाने की ज़रूरत थी। समय की कठिनाइयों को देखते हुए व्यापार मंडल के एक वरिष्ठ सदस्य मदन मोहन ने सदस्यों के अनुरोध का जवाब दिया और मंडल के मामलों के पुनर्गठन का आह्वान किया। यह महसूस करते हुए कि मारवाड़ी 8 जिला नाम अब उपयुक्त नहीं था, इसका नाम बदलकर मुंबई मारवाड़ी व्यापार मंडल करने का निर्णय लिया गया, जिसका उपयोग आज भी किया जाता है। 1960 के दशक में मुंबई की अर्थव्यवस्था में बदलाव और उड़ान के साथ मारवाड़ी व्यापारियों द्वारा संचालित व्यवसाय तेजी से विविध हो गए, जिसमें वित्त, रियल एस्टेट, कपड़े, खिलौने और अन्य उद्योगों में तीव्र विकास हुआ। मारवाड़ी व्यापार मंडल भी मुंबई के व्यापारिक समुदाय में उभरने लगा और एक निर्विवाद ताकत बन गया। मारवाड़ी व्यापार मंडल द्वारा आयोजित नए साल का सम्मेलन बोनहम वेस्ट मार्ग पर मारवाड़ी गिल्ड हॉल में आयोजित किया गया था और इसका नेतृत्व मारवाड़ी व्यापार मंडल के अध्यक्ष ललित लोढ़ा ने किया था। जब शिवा मारवाड़ी गिल्ड हॉल पहुंचा तो विशाल स्थल पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था। ये सभी लोग मारवाड़ी बोली बोलते थे और वे अक्सर तेरी माँ की और अपने ही लोग हैं जैसे वाक्यांशों का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा सभी ने या तो औपचारिक रेशमी कुर्ते पहने थे या बड़े आकार के काले सूट पहने थे। किसी ने भी साधारण कपड़े नहीं पहने थे, जो बैठक के प्रति सम्मान को दर्शाता था। चूंकि यह एक व्यापार मंडल है, इसलिए सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी मुंबई के व्यापारिक समुदाय की प्रमुख हस्तियां हैं या कम से कम छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के मालिक हैं। शिवा के पास अब करोड़ों रुपये हैं और उन्हें छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों का प्रतिनिधि माना जा सकता है। अंत में उसे आयोजन स्थल के बीच में एक स्थान पर बैठने की व्यवस्था दी गई। चारों ओर देखने पर उस स्थान पर बैठे ज्यादातर लोग गंजे अधेड़ उम्र के पुरुष थे, जिनका गंजापन एक बहुत ही नियमित पैटर्न में दिखाई दे रहा था।
या फिर वे बड़े प्रभावशाली शरीर वाले कुछ अधेड़ उम्र के पुरुष थे। शिवा जैसे युवा और सुंदर लड़के वहां दुर्लभ नजारा थे। जैसे ही शिवा बैठने वाला था, बहुत से लोग उससे मिलने आए। उनमें से कुछ परिचित थे, जैसे बद्रीनाथ और दिनेश वाधवा, जो 8 प्रमुख अनाज व्यापारियों में से 2 थे। बाकी अजनबी थे। उन्होंने परिचय के माध्यम से एक दूसरे को जाना, व्यापार कार्डों का आदान प्रदान किया और भविष्य में सहयोग के अवसर तलाशे। मेरा नाम शिवा है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी भविष्य में मेरा ख्याल रखेंगे। बिल्कुल, शिवा बाबू सच में एक होनहार नौजवान हैं। जब शिवा इन लोगों के साथ शिष्टाचार का आदान प्रदान कर रहा था, तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, तेरी माँ की, क्या बात है कि मैं तुम दोनों कमीनों को हर जगह देखता हूँ। अरे लंगड़े बलवंत, हम आज यहाँ एक बैठक कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सम्मान दिखाओ। आवाज जानी पहचानी लग रही थी। शिवा ने अपना सिर घुमाया और देखा कि लंगड़ा बलवंत बहुत ही शानदार कपड़े पहने हुए था। उसने एक काला सूट, एक काली टाई और अपनी बाईं छाती पर एक मुड़ा हुआ फूल लगा रखा था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसने अपनी नाक पर काले फ्रेम वाला बहुत मोटा चश्मा पहन रखा था। इस समय वह बहुत ही घमंडी अंदाज में किसी से बहस कर रहा था। दूसरे पक्ष को देखने पर वे भी सूट और टाई पहने हुए थे। वे 2 लोग थे, अन्ना गैंग के बड़े बॉस सेठ शमशेर और शक्ति गैंग के बड़े बॉस आर्यन। लंगड़ा बलवंत स्पष्ट रूप से बहुत नाखुश था और उसने बॉस आर्यन से कहा, जो लड़ाई को शांत करने की कोशिश कर रहा था, अगर हम मारवाड़ी लोग यहाँ बात करते हैं तो तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? अगर मुझे सही याद है तो तुम बीकानेर से हो, मारवाड़ से नहीं। ये सचमुच अजीब है। मुंबई के मारवाड़ी संगठन हमेशा समावेशी रहे हैं, इस सिद्धांत का पालन करते हुए कि एकता में ताकत है। चाहे वह मारवाड़ी समुदाय हो या मारवाड़ी व्यापार मंडल, उनमें से अधिकांश मारवाड़ी लोग हैं। लेकिन बीकानेर के लोगों का नजरिया थोड़ा अलग है। क्या बीकानेर को मारवाड़ क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है? ये निश्चित रूप से सदियों पुरानी समस्या है। ... बलवंत भाई, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वाह, आज आप सच में बहुत सुंदर लग रहे हैं। अरे शिवा, तुम भी यहाँ हो? अरे हाँ, तुम और मैं मारवाड़ से हैं, हम दोनों मारवाड़ से हैं। लंगड़े बलवंत ने जानबूझकर शिवा से अपने गृहनगर की बोली में बात की और फिर शिवा को कसकर गले लगा लिया। उसके बगल में खड़े दोनों लोगों, सेठ शमशेर और बॉस आर्यन ने अपनी आंखें घुमाईं, लेकिन वे जानते थे कि शिवा यहाँ विवाद को सुलझाने में मदद करने आया था। आज मारवाड़ी व्यापार मंडल की बैठक का दिन है और कोई भी सद्भाव को बिगाड़ना नहीं चाहता। खासकर लंगड़ा बलवंत, गॉड और बॉस आर्यन, जिनकी पहचान काफ़ी विशेष है। उनके मुख्य व्यवसाय जबरन वसूली और डकैती हैं, जो ड्रग्स के अड्डों और लॉटरी के अड्डों को निशाना बनाते हैं। वे केवल कभी कभार ही वैध व्यवसाय करते हैं, जैसे कि फिशिंग इन द सी, हॉटपॉट भोजनालय जिसकी फ्रेंचाइजी शिवा ने उन्हें दी थी, साथ ही कुछ चाय के भोजनालय और मछली के पकोड़े के स्टॉल जो वे खुद चलाते हैं। सच कहा जाए तो उनमें से कोई भी शुद्ध व्यापारी नहीं है। मारवाड़ी संघ के अध्यक्ष द्वारा बैठक में आमंत्रित किया जाना पहले से ही एक बहुत बड़ा सम्मान है। अगर वे कोई परेशानी खड़ी करते हैं तो संभवतः उन्हें कुछ ही समय में बैठक से बाहर निकाल दिया जाएगा। लंगड़े बलवंत को भी पता था कि कब पीछे हटना है। शिवा के उसे रास्ता देने के साथ वह कोई मूर्ख नहीं था। फिर किसी ने घोषणा की कि बैठक शुरू होने वाली है और सभी को अपनी अपनी जगह तलाश लेनी चाहिए। अलग होने और अपनी अपनी सीटों पर जाने से पहले शिवा ने बलवंत से कुछ शब्द बात की। 3 जानी दुश्मन, लंगड़ा बलवंत, गॉड और बॉस आर्यन को आश्चर्यजनक रूप से एक साथ रखा गया था। सभी सबसे आगे बाईं ओर की स्थिति में थे। वहां के समूह में पूरी तरह से न काले और न ही सफ़ेद व्यापारी शामिल थे। कम से कम उन सभी में बहुत कुछ समान था। और जब वे बैठ भी गए तो उन्होंने एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा, मैं तुम्हारी माँ को पीटूंगा और मैं तुम्हारी 18 पीढ़ियों को श्राप दूंगा। जैसे ही शिवा बैठा, उसके बगल में बैठे एक गंजे आदमी ने बहुत ही सक्रियता से उससे हाथ मिलाया। आपसे मिलकर खुशी हुई। शिवा ने जल्दी से जवाब दिया, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। जैसे ही व्यापार मंडल के नेता अंदर आए, उत्साही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। यहाँ तक कि लंगड़े बलवंत जैसे अनियंत्रित व्यक्ति ने भी ताली बजाई, और वह भी पूरी ईमानदारी से। ये दर्शाता है कि इस युग के लोग अपने गृहनगर पर आधारित संगठनों को कितना महत्व देते थे। सोचने वाली बात है, ये सच है। पूरी दुनिया में भटकने के बाद हम अंततः एक साथ मिलते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं और एक ही पानी पीते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी परिवार के सदस्य को देख रहे हों। लंगड़े बलवंत ने अपना रुमाल निकाला और बेचैनी की भावना से अपनी नाक पोंछी, लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने गॉड को देखा, उस नालायक को। तभी गॉड ने उसकी ओर देखा। दोनों लोगों ने एक दूसरे को घृणा भरी दृष्टि से देखा और गाली दी, तेरी माँ की। जल्द ही मंच लोगों से भर गया, जिनमें से कईयों को शिवा नहीं जानता था, लेकिन एक व्यक्ति सबसे अलग था। उस आदमी ने भी शिवा की ओर देखा। उसकी बाहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, मानो उसे शिवा काफी आकर्षक लग रहा हो।
वास्तव में शिवा इतना सुंदर है, गंजे और मोटे पेट वाले पुरुषों के झुंड के बीच बैठा हुआ वह अविश्वसनीय रूप से तेजतर्रार लग रहा है। मंच पर मारवाड़ी व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष सेठ ललवानी ने पहले शिवा को देखकर भौहें सिकुड़ी, लेकिन फिर जैसे कुछ याद करते हुए उन्होंने शिवा को देखकर मुस्कुरा दिया। शिवा बहुत विनम्र था, इसलिए उसने भी उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया। मारवाड़ का एक प्रमुख व्यक्ति सेठ ललवानी के बगल में बैठा था। सेठ ललवानी और शिवा को एक दूसरे को देखते हुए देखकर उसने आश्चर्य से पूछा, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? अपने चेहरे पर मुस्कान और कोमल गर्मजोशी भरे भाव के साथ सेठ ललवानी ने कहा, बस एक मामूली सा इंसान। आप वाइस प्रेसिडेंट सेठ ललवानी को जानते हैं? बड़े अफसोस की बात है, एक वाइस प्रेसिडेंट की ज्यादा औकात नहीं होती। इस मारवाड़ी व्यापार मंडल में 7-8 वाइस प्रेसिडेंट हैं। अगर आप प्रेसिडेंट को जानते तो बात कुछ और होती। पास ही बैठे एक गंजे आदमी ने जब शिवा और सेठ ललवानी को एक दूसरे की ओर देख मुस्कुराते हुए देखा तो उसने अपना गंजा सिर हिलाया और अफसोस जताने लगा। शिवा के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। भला एक दूसरे को जानने से क्या फर्क पड़ता है? इससे कितना मनोरंजन मिल सकता है। ठीक है, अब सभा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं हमारे मारवाड़ी व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट श्रीमान ललित लोढ़ा जी का स्वागत करता हूं कि वे आएं और अपने विचार रखें। तालियों के साथ उनका स्वागत करें। उद्घोषक की घोषणा के बाद जोरदार तालियों की गूंज के बीच मंच के बीचों बीच बैठे सुनहरे फ्रेम का चश्मा पहने एक 40 वर्षीय व्यक्ति खड़ा हुआ। उसने अपने हाथ में भाषण की प्रति थामी और बोलना शुरू किया। बगल में बैठा वह गंजा आदमी बहुत उत्साहित था। शिवा को कम उम्र का देख उसे डर था कि कहीं शिवा उन्हें पहचानता न हो, इसलिए वह उसे जानकारी देने लगा। देखो, ये हमारे मारवाड़ी विभाग के प्रेसिडेंट श्रीमान ललित हैं। वे मुंबई के लोढ़ा परिवार के मुखिया भी हैं। क्या तुमने मुंबई के चोंग बैंक का नाम सुना है? उसे उनके परिवार ने ही शुरू किया था। शिवा थोड़ा हैरान रह गया। मुंबई का लोढ़ा परिवार उस समय उतना मशहूर नहीं था जितना बाद में सेठ ललवानी का परिवार हुआ। हालांकि चोंग बैंक की साख बहुत बड़ी थी, खासकर इसलिए क्योंकि यह मारवाड़ी लोगों द्वारा खोला गया पहला हिंदुस्तानी बैंक था। इसने कई हिंदुस्तानी व्यापारियों की मदद की थी और यह कहना गलत नहीं होगा कि भविष्य के कई मुंबई के दिग्गज, जिनमें सेठ ललवानी भी शामिल थे, इसी बैंक के सहारे ऊंचाइयों तक पहुंच पाए थे। अगर तुम्हारी जान पहचान चेयरमैन ललित से हो जाए तो तुम्हारी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। अगर कभी तुम्हारी कंपनी किसी मुसीबत में फंसे तो बस चेयरमैन साहब के पास चले जाना। उनका एक शब्द ही तुम्हारी पैसों की सारी किल्लत दूर कर देगा। गजब, वह गंजा आदमी अपनी ही सुनहरी कल्पनाओं में खोया हुआ था। ललित लोढ़ा एक बेहद ईमानदार इंसान थे जो उनके भाषण से साफ झलक रहा था। उन्होंने मारवाड़ी व्यापार मंडल के विकास के इतिहास से शुरुआत की और फिर मुंबई मारवाड़ी व्यापार मंडल के ढांचे और उसके कामकाज के बारे में बताया। इन बातों पर वे 2 घंटे तक बोलते रहे। शिवा को इतने लंबे भाषण सुनने की आदत नहीं थी और उसे नींद आने लगी थी। उसके बगल में बैठा वह गंजा आदमी, जो चेयरमैन ललित पर अच्छी छाप छोड़ना चाहता था, लगातार नोट्स लिख रहा था। वह बीच बीच में सिर उठाकर ऐसे सहमति में हिलाता जैसे उसे कोई बहुत बड़ी बात समझ आ गई हो। शिवा को सच में नहीं पता था कि उसे क्या समझ आ रहा है। आखिरकार मारवाड़ी व्यापार मंडल के इतिहास और तरक्की का बखान करने के बाद श्रीमान ललित आज के सम्मेलन के मुख्य मुद्दे पर आए। आज हम मारवाड़ी लोग मुंबई की कुल आबादी का लगभग 5वां हिस्सा हैं। हमारे पास कई समूह हैं, जैसे कुल संघ, क्षेत्रीय संघ, व्यापार मंडल और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संस्थाएं, जो आपसी रिश्तों, भूगोल और संस्कृति के आधार पर बनी हैं। मुंबई सरकार के पास ऐसे 80 से ज्यादा संघ दर्ज हैं। हालांकि हमारे मारवाड़ी व्यापार मंडल के निर्देशकों और गांव वालों ने आज़ादी की लड़ाई से पहले ही मारवाड़ी गिल्ड हॉल की इमारत बनाने पर कई बार चर्चा की थी, लेकिन युद्ध और अन्य कारणों से इसमें देरी होती रही। 2 साल पहले जब मैंने मारवाड़ी व्यापार मंडल के 25वें प्रेसिडेंट के रूप में कार्यभार संभाला तो मैंने वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान लिन और श्रीमान लू के साथ मिलकर एक बार फिर मारवाड़ी गिल्ड हॉल बनाने का प्रस्ताव रखा। वे समझ गए थे कि इस हॉल का निर्माण एक बेहद ज़रूरी काम है। शिवा को पूरी बात समझने में काफ़ी समय लगा। पता चला कि मारवाड़ी व्यापार मंडल की मौजूदा इमारत किराए की है। मुंबई मारवाड़ी व्यापार मंडल को बने लगभग 50 साल हो चुके हैं, लेकिन वे हमेशा से बोनहम वेस्ट मार्ग की इसी पुरानी जगह पर किराए पर काम चला रहे हैं और उनकी अपनी कोई संपत्ति नहीं है। इसलिए चेयरमैन ललित ने अपने कार्यकाल में एक बड़ा काम करने की योजना बनाई थी और वह था मारवाड़ी गिल्ड हॉल बनाने के लिए चंदा इकट्ठा करना। अब 10 मंजिला इमारत आधी बन चुकी है, लेकिन अफसोस कि पैसे खत्म हो गए हैं। अब चेयरमैन ललित को बस इतना करना था कि वे पूरे मुंबई के बड़े व्यापारियों और उद्यमियों को स्वेच्छा से दान देने के लिए आमंत्रित करें ताकि संस्था की इमारत पूरी हो सके। अंडरस्को 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 अंडरस्को। सच ही कहा गया है, पैसों का जिक्र कभी भी अच्छे ढंग से नहीं होता।
पैसों की बात आते ही रिश्तों में खटास पड़ना लाजमी है। तभी शिवा की तरह ही मारवाड़ियों के बीच बैठा एक और व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने पूछा, इस इमारत को बनाने में कुल कितना खर्च आएगा और अभी कितने और चंदे की जरूरत है? ललित लोढ़ा ने कुछ नहीं छुपाया, कुल लागत लगभग 20 लाख है और अभी हमें 10 लाख रुपयों की और कमी है। वाह, 10 लाख रुपये! भीड़ में से शोर मचने लगा। ऐसा नहीं था कि ये मारवाड़ी लोग गरीब थे, समस्या ये थी कि वे इतने अमीर थे कि उन्हें पता था पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है। आप पहले ही 2-3 बार चंदा ले चुके हैं और अब फिर से शुरू हो गए। हाँ, भले ही हम में से हर मारवाड़ी एक बड़ा सेठ है, पर आप इस तरह हमें लूट नहीं सकते। नज़ारा बिगड़ता देख ललित लोढ़ा ने हाथ के इशारे से सबको शांत होने को कहा। कृपया शांत हो जाइए, मुझे कुछ कहना है। मैं जानता हूं कि हर बार आप लोगों से पैसा मांगना मुश्किल काम है, लेकिन हम सब मारवाड़ी हैं और हमें सुख दुख में साथ खड़े रहना चाहिए। हम बस हाथ पर हाथ धरकर अपने मारवाड़ी संघ को अधूरा गिरते हुए नहीं देख सकते। ललित लोढ़ा के बगल में बैठे सेठ ललवानी ने अपनी चाय की प्याली पकड़ी और गर्म चाय का एक घूंट भरा। उन्हें ये सब काफ़ी मज़ेदार लग रहा था। इस सब बातचीत का क्या फ़ायदा था? ये सब पुरानी बातें थीं जो पहले भी कई बार कही जा चुकी थीं। इसके अलावा भीड़ में मौजूद कई लोगों ने पहले ही निजी तौर पर इस वाइस प्रेसिडेंट से बात कर ली थी और वे जानबूझकर दान न देने का नाटक कर रहे थे। कुछ ही देर में ये वाइस प्रेसिडेंट एक मसीहा की तरह खड़ा होने वाला था, जो भीड़ का नेतृत्व कर दान के इस मुद्दे को हल कर देता। वे बहुत समय से वाइस प्रेसिडेंट के पद पर थे और अब उन्हें इसमें कोई चमक नहीं दिख रही थी। वे अब प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठना चाहते थे। 10 लाख, अब हमें बस 10 लाख रुपयों की कमी है। जो भी उदारता से इसमें योगदान देगा, हमारा मारवाड़ी व्यापार मंडल उसे हमेशा याद रखेगा। बोलते समय ललित की आंखें तक नम हो गईं। मंच के बाईं ओर बैठे लंगड़ा बलवंत ने बुदबुदाते हुए कहा, बस 10 लाख रुपये ही तो हैं, सब मिलकर थोड़ा थोड़ा जुटा लेंगे तो काम हो जाएगा। तभी सेठ शमशेर ने ठंडी आह भरते हुए कहा, खत्म हुआ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं दान दूंगा? क्या हुआ, क्या मैं दान नहीं दे सकता? मैं चुटकी बजाते ही 10 लाख दे सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन तुम, मैं और बॉस आर्यन सिर्फ थोड़ा ही दान दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। क्यों, क्या उन्हें लगता है कि मेरा पैसा गंदा है? बिल्कुल सही, शमशेर ने पहली बार बलवंत की बात की सराहना की। हमारा सारा पैसा गंदा है, इसलिए अगर हम दान देते भी हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते, वरना कल को लोग कहेंगे कि यह मारवाड़ी संघ गंदे पैसों से बना है। इसलिए तुम चाहे जितनी भी जल्दी में क्यों ना हो, अभी आगे कदम मत बढ़ाना। लंगड़ा बलवंत चुप हो गया। पहली बार उसे अपनी पहचान से नफरत महसूस हुई। लानत है, चाहे तुम कितना भी पैसा दान देना चाहो, कोई उसे लेना ही नहीं चाहता। ललित लोढ़ा ने माहौल देखा। हर किसी ने सेठ ललवानी से बात कर ली थी और वे सब बेरुखी दिखा रहे थे। कुछ तो उबासी लेने लगे थे और जानबूझकर चिड़चिड़ा चेहरा बना रहे थे। सेठ ललवानी मुस्कुराते हुए चाय की चुस्कियां ले रहे थे। उन्हें यकीन था कि अब प्रेसिडेंट की कुर्सी उन्हीं की है। तभी एक आवाज़ गूंजी, 10 लाख रुपये ज़्यादा नहीं है, मैं दान दूंगा। एक जोरदार धमाके के साथ पूरा हॉल शोर से गूंज उठा। इसका क्या मतलब? 10 लाख रुपये, पूरी रकम अकेले दान में? सेठ ललवानी हकपका गए और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति की ओर देखा। लंगड़ा बलवंत, सेठ शमशेर और बॉस आर्यन ने भी उस इंसान की ओर देखा। शिवा के बगल में बैठे उस गंजे आदमी ने जब देखा कि सब उसकी ओर देख रहे हैं, तो उसने तुरंत अपने हाथ हिलाते हुए कहा, मैंने नहीं कहा, ये बात मैंने नहीं कही। तभी शिवा धीरे से खड़ा हुआ, मुस्कुराया और ललित लोढ़ा एवं बाकी लोगों से बोला, मैंने कहा है, मैं पूरे 10 लाख रुपये दान दूंगा। ललित लोढ़ा को शिवा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मुंबई में शिवा जैसे अनगिनत छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारी उभर रहे थे, जो जितनी तेजी से ऊपर उठते थे उतनी ही तेजी से डूब भी जाते थे। अगर मारवाड़ी व्यापार मंडल पैसों की भारी किल्लत से न जूझ रहा होता तो वे शिवा जैसे गुमनाम उद्यमी को कभी आमंत्रित नहीं करते। शिवा की पहचान जानने के बाद ललित लोढ़ा ने आभार जताते हुए कहा, श्रीमान शिवा, क्या मैं सही हूँ? आपकी उदारता और दान देने की पहल के लिए धन्यवाद, लेकिन आपके पास अभी उतनी संपत्ति नहीं है। मेरा मतलब आपको ठेस पहुंचाना नहीं था, बस हकीकत बता रहा था। 10 लाख रुपये दान देना कोई छोटी बात नहीं है, कृपया सोच समझकर फैसला लें। ये सुनकर शिवा ने मन ही मन हामी भरी। उसे समझ आ गया कि यह व्यक्ति प्रेसिडेंट की कुर्सी तक कैसे पहुंचा। उसके शब्दों में कोई स्वार्थ नहीं था। कोई और होता तो 10 लाख के दान की बात सुनकर खुशी से झूम उठता और यह कभी न सोचता कि सामने वाला इसे वहन कर पाएगा या नहीं। प्रेसिडेंट ललित, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मैंने ये कदम बिना सोचे समझे नहीं उठाया है। अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों खड़ा हुआ हूँ। कहिए। हॉल में मौजूद हर शख्स शिवा की ओर देख रहा था। सेठ ललवानी मुस्कुराते हुए अपनी चाय की चुस्कियां ले रहे थे, जैसे वे शिवा की इस निडरता की तारीफ कर रहे हों।
लेकिन असल में वे काफ़ी चिढ़े हुए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शिवा ने उनकी सारी योजना बिगाड़ दी है। लंगड़ा बलवंत शिवा को और भी उलझी हुई भावनाओं के साथ देख रहा था। उसे लगा कि शिवा इतना युवा होकर भी कितना जिम्मेदार है, वह सच में एक नायक है। बाकी लोगों के चेहरों पर भी मिली जुली प्रतिक्रियाएं थीं। प्रेसिडेंट ललित, भले ही मैं एक छोटा व्यापारी हूं, लेकिन मेरा दिल एहसानमंद है और अपने मारवाड़ी भाइयों की मदद के लिए मेरे इरादे पक्के हैं। व्यापार मंडल का हॉल बनना ही चाहिए, और वह भी सबसे शानदार। शिवा ने खुद को संभाला, उसके चेहरे पर देशभक्ति का गहरा भाव था। हमारे मारवाड़ी व्यापार मंडल का मकसद हमेशा से आपसी मदद और अपने देश जाति के प्रति प्रेम रहा है। जैसा कि कहा जाता है, भले ही मैंने विदेशी कपड़े पहने हों, लेकिन मेरा दिल आज भी हिंदुस्तानी है, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने मेरी हर चीज़ पर हिंदुस्तान की छाप बहुत पहले ही छोड़ दी थी। शिवा की बातें न केवल जोश से भरी थीं बल्कि दिल को छू लेने वाली भी थीं, जिसे सुनकर हॉल में तालियों और नारों की गूंज उठने लगी। बहुत खूब, हाँ, ये बातें वाकई दिल को छू गईं। हम सब हिंदुस्तानी हैं। उस दौर के लोगों में देशभक्ति की भावना बहुत प्रबल थी। इसलिए एक हिंदुस्तानी और मारवाड़ी होने के नाते मैं मारवाड़ी संघ को 10 लाख रुपये दान देने के लिए तैयार हूँ। एक बार फिर तालियों की गूंज उठी। मंच पर बैठे दिग्गजों ने भी प्रशंसा भरी नज़रों से शिवा की ओर देखा। इतनी कम उम्र में ऐसी देशभक्ति देखना वाकई दुर्लभ था। मैं जानना चाहता हूं कि श्रीमान शिवा ये 10 लाख अभी देंगे, बाद में देंगे, या 1-2 साल बाद? बुरा मत मानिएगा, मैं ज़रा साफ बोलने वाला इंसान हूं, सेठ ललवानी के बगल में बैठे वाइस प्रेसिडेंट ने पूछा। सेठ ललवानी से कानाफूसी करने के बाद उसने ये सवाल दागा था। शिवा जैसे इसी सवाल का इंतजार कर रहा था। वह हल्का सा मुस्कुराया और अपने हाथ फैलाते हुए बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं। भीड़ पहले तो सन रह गई, फिर कोई हंसते हुए बोला, ये तो सिर्फ कोरी बातें थीं। इतना बड़ा दावा और जेब खाली। हाँ, ये तो बहुत शर्मनाक है। सेठ ललवानी ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए मुस्कुराया और शिवा को इस मुश्किल से निकालने का ढोंग करते हुए बोले, सब लोग शांत हो जाइए। युवा अक्सर सोचने में गलती कर बैठते हैं। मैं श्रीमान शिवा को जानता हूँ, वे बहुत विचारशील युवक हैं। शायद उनके पास कोई समाधान हो। सेठ ललवानी कितने समझदार हैं। हाँ, वे हमेशा अपने से छोटों का ख्याल रखते हैं। सेठ ललवानी ने तुरंत हाथ जोड़कर अभिवादन किया और बोले, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं आप सबकी इतनी तारीफ के काबिल नहीं हूँ। प्रेसिडेंट ललित लोढ़ा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि सेठ ललवानी ने सारा श्रेय लूट लिया है। उन्होंने चिंता जताते हुए शिवा से पूछा, आप दान देना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं हैं। आप इस समस्या को कैसे हल करेंगे? हर कोई शिवा के जवाब का इंतजार कर रहा था। शिवा ने कहा, मेरे पास नकद पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास कंपनियां और फैक्ट्रियां हैं। अगर चेयरमैन ललित को इतराज न हो तो मैं अपनी दृश्य स्टूडियो फिल्म कंपनी को आपके चोंगहिंग बैंक के पास गिरवी रख सकता हूं। बाजार की मौजूदा कीमत के हिसाब से 10 लाख का कर्ज इसके लिए काफ़ी कम होगा। यहाँ कोई साजिश है। सेठ ललवानी को अचानक खतरे का आभास हुआ। भला कौन सा व्यापारी दान देने के लिए अपनी संपत्ति गिरवी रखता है? क्या इसका दिमाग ठिकाने नहीं है? बाकी लोग भी शिवा को हैरानी से देख रहे थे, उन्हें ये तरीका बहुत ही अजीब लगा। जाहिर है, मैंने दृश्य स्टूडियो को गिरवी रखा है, जिससे हर महीने किश्त चुकाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मुझे यहाँ मौजूद आप सब लोगों की मदद चाहिए। हर महीने 10 लाख का ब्याज बहुत ज़्यादा नहीं है। आप लोग दिन में सिगरेट के एक पैकेट के पैसे बचाकर भी इसे संभाल सकते हैं। जहाँ तक कर्ज चुकाने की बात है, मैंने 30 साल की अवधि सोची है। मारवाड़ी व्यापार मंडल की इमारत अगले 1-2 साल में पूरी हो जाएगी। ज़मीनी मंजिल पर दुकानें होंगी, दूसरी और तीसरी मंजिल हमारा व्यापार मंडल इस्तेमाल करेगा, और चौथी से लेकर 10वीं मंजिल तक को हम किराए पर दे सकते हैं। मैंने हिसाब लगाया है, अगर हम हर साल के किराए का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में करें तो 30 साल में ये पूरा हो जाएगा। ललित लोढ़ा सोच में डूबे हुए अपनी ठुड्डी सहलाने लगे। सेठ ललवानी की बेचैनी और बढ़ गई। शिवा ने सबकी ओर, खासकर सेठ ललवानी की ओर देखते हुए कहा, यहाँ मौजूद हर शख्स एक व्यापारी है और हिसाब किताब में माहिर है। अब आप चुनिए, क्या हम सब मिलकर ब्याज भरें और मैं 30 साल के कर्ज के सहारे धीरे धीरे इसे चुकाऊं ताकि संघ का हॉल बन सके, या फिर आप सब लोग अभी उदारता दिखाकर इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करना चाहेंगे? फैसला आपके हाथ में है। ललित लोढ़ा ने मन ही मन उसकी चतुराई की दाद दी। बेशर्म, इस वक्त सारा श्रेय लूटने आ गया। सेठ ललवानी ने मन ही मन शिवा को कोसा। अगर पहला विकल्प चुना जाता तो भले ही कर्ज शिवा के नाम पर होता, लेकिन उसका ब्याज और किश्त सबको भरनी पड़ती। अंत में सब उसी पर निर्भर होते, लेकिन सारा नाम और शोहरत शिवा को मिलती। अगर दूसरा विकल्प चुना जाता तो कम से कम सब बराबर के भागीदार होते और सबको अच्छा नाम मिलता। वहां मौजूद कोई भी मूर्ख नहीं था, सबने मन ही मन हिसाब लगा लिया था। तभी तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। सेठ ललवानी खड़े हुए और तालियां बजाते हुए बोले, बहुत खूब, तुम वाकई हमारे मारवाड़ी समाज के उभरते हुए सितारे हो।
मैंने फैसला कर लिया है, आइए हम सब हाथ मिलाते हैं और मिलकर इस संघ को खड़ा करते हैं। कौन इसके खिलाफ है और कौन पक्ष में? बेशर्म, सही वक्त पर सारा मजा किरकिरा करने आ गया। लंगड़ा बलवंत गुस्से में बुदबुदाया। तभी सेठ शमशेर ने कहा, इसे कहते हैं दूर की सोचना। बस देखते जाओ, अब सब लोग तालियां बजाकर समर्थन करेंगे। जैसा कि उम्मीद थी, सेठ ललवानी के बोलते ही चारों ओर तालियों की गूंज उठ गई। प्रेसिडेंट ललवानी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, यह मामला सिर्फ चेयरमैन ललवानी ही सुलझा सकते हैं। मैं हमेशा चेयरमैन ललवानी का समर्थन करूंगा। हर किसी ने अपनी राय दी। सेठ ललवानी ने चैन की सांस ली, फिर शिवा की ओर डर भरी नजरों से देखा और मन ही मन सोचा, मैं लगभग इस लड़के को अपनी सारी चमक चुराने देने वाला था।